सो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे नए लेक्चर के अंदर। एंड वी आर हियर विद अनदर लेक्चर। यहाँ पे आपके सामने हम बात करने वाले हैं आज मेथड्स ऑफ टीचिंग, ठीक है, जो आपके सिलेबस के अंदर है। और ये स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट्स जिन बच्चों के सिलेबस के अंदर लिख रखा है ना कि मेथड्स ऑफ टीचिंग, ठीक है, तो उन बच्चों के लिए ये लेने वाला है मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर, ठीक है। चाहे उन बच्चों का सब्जेक्ट सोशल साइंस है, ठीक है, या फिर बायोलॉजिकल साइंस है, ये कोई भी ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर मेथड ऑफ टीचिंग उन्होंने मेंशन कर रखा है, तो वो बच्चे इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। अब टीचिंग होता क्या है, तो उससे पहले थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट चीज़ें कि इंग्लिश का तो आपने देख ही लिया होगा, ठीक है। जो भी मैंने लेक्चर अपलोड करे थे, क्या बेनिफिट मिला आपको, क्या नहीं मिला, वो आप सब जानते हैं, ठीक है। तो मैंने वहाँ पे 9 to 10 लेक्चर अपलोड करे थे, जिसमें से आपका 90% जो क्वेश्चन पेपर था वहीं से आपको देखने को मिला होगा, ठीक है। और बाकी मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर बच्चों कोई आपके लिए मेहनत कर रहा है, आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है, तो आपका थोड़ा सा फ़र्ज बनता है कि आप वीडियो को लाइक कर दिया करो, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। तो इससे आपका क्या चला जाएगा, कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। इससे हमें ही अभी प्रेरणा मिलती है कि अपन भी जो है वो और ज़्यादा आपके लिए बेटर करें, ठीक है। तो अभी ये कंटेंट बनाने में टाइम तो लगता है, ऐसे नहीं है कि कॉपी करा पेस्ट करा और आपके सामने रख दिया, ठीक है। क्योंकि कॉपी पेस्ट से क्या हो जाता है, आपको भी दिक्कत आती है, तो थोड़ा बहुत रिसर्च करना पड़ता है, ठीक है, और बहुत सारी मेहनत लगती है, फिर जाके कहीं ऐसा क्वालिटी कंटेंट जो है वो बनता है। तो आपका भी थोड़ा सा फ़र्ज बनता है कि आप भी थोड़ा सा हमें मोटिवेट कर दो, समझ आई। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, फॉर अपकमिंग लेक्चर, ताकि आसानी से आप तक पहुँचाए। और प्लस 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 दूसरी बात ये कि लाइक करना नहीं भूलना आप लोगों ने। और ये है अगली बात कि जिन बच्चों को भी कोई कंटेंट चाहिए ना, तो उनको पहले कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है, ठीक है। क्योंकि अभी ना आपका इतना टाइम नहीं है आपके पास। और जो नॉर्मल लेक्चर होते हैं, जहाँ की जो भी आपके नॉर्मल टॉपिक्स होते हैं, वो तो आप खुद कर सकते हो, ठीक है। तो जो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लगते हैं कि इनके पास इनका आपके पास कंटेंट नहीं है, तो आप मुझे बता सकते हो। देखो, टीचिंग क्या होता है, टीचिंग होता है शिक्षण करना, यानी पढ़ाना। तो इंग्लिश में बात करें तो प्रिपेयर करना यानी बनाना, प्रेजेंट करना यानी उसको दर्शाना या डिलीवर करना, ठीक है। किसको, कंसेप्ट, सब्जेक्ट मैटर, किसको, इन द क्लासरूम में, ठीक है, किसको, बच्चों को करेंगे। और मेथड ऑफ टीचिंग यानी अपन कौन सा तरीका यूज़ करते हैं, किसको, इसको प्रेजेंट करने में, किसको, कंटेंट को, किसको, बच्चों को, कहाँ पे, क्लासरूम के अंदर, बस उसको अपन मेथड ऑफ टीचिंग कहते हैं, यानी जो भी अपना तरीका है, ठीक है। अब देखो, मेथड ऑफ टीचिंग को अपन दो तरीक़ों से डिवाइड करते हैं, ठीक है, सिंपली जो अपन शिक्षण करने के तरीके होते हैं, ठीक है। चाइल्ड सेंटर्ड होता है, टीचर सेंटर्ड। चाइल्ड सेंटर्ड मतलब इसको अपन बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं इसको अपन, यानी बालक केंद्रित, ठीक है, यानी बच्चे के अनुसार। तो यहाँ पे जो अपना सेंटर पॉइंट होता है, यहाँ पे मेन फोकस जो होता है वो कौन होता है, बच्चा होता है, यानी बच्चे के हिसाब से जो है वो सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पे। और यहाँ पे टीचर क्या होता है, यहाँ पे टीचर एडुकेटर नहीं होता यहाँ पे, बल्कि क्या होता है, फैसिलिटेटर, यानी बढ़ावा देता है, सपोर्ट करता है, बच्चे को गाइड करता है। और यहाँ पे क्या होता है, टीचर यहाँ पे एडुकेटर होता है, और बच्चे यहाँ पे क्या होते हैं, पैसिव लर्नर होते हैं या फिर सेमी एक्टिव लर्नर होते हैं, ठीक है। तो टीचर सेंटर्ड आ गया कि यहाँ पे टीचर जो है वो हमारा क्या होता है, मेन सेंटर पॉइंट होता है, जिसके हिसाब से सारी चीज़ें चलती हैं, और यहाँ पे बच्चे के हिसाब से चलती हैं। इंडक्टिव हो गया, डिडक्टिव, प्रोजेक्ट मेथड, लेबोरेटरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ह्यूरिस्टिक। आपके सिलेबस में क्या क्या है, इंडक्टिव, डिडक्टिव है, प्रोजेक्ट है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग है, ह्यूरिस्टिक है, और लेक्चर कम डेमोस्ट्रेशन है। ये बायोसाइंस के सिलेबस में, ठीक है। और ये सारी चीज़ें अपन देखेंगे, और इस वीडियो के अंदर अपन दो मेथड पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है, क्योंकि बाइलिंगुअल आपको मिलने वाला है, हिंदी इंग्लिश दोनों बच्चे जो मीडियम के हैं वो देख सकते हैं। तो लेक्चर कम डेमोस्ट्रेशन क्या होता है कि ऐसा मेथड किसका, पढ़ाने का, जिसके अंदर अपन लेक्चर भी देते हैं और प्लस डेमोस्ट्रेट करके भी बच्चों को जो है वो चीज़ें दर्शाते हैं या उनको दिखाते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये देखो, मैं आपको यहाँ पे एक पिक्चर दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या कर रहा है ये टीचर, ये डेमोस्ट्रेट कर रहा है, ठीक है, बच्चों को पढ़ा रहा है और साथ में डेमोस्ट्रेशन यानी उनको प्रदर्शन करके भी दिखा रहा है, समझ आई। तो इसी को अपन क्या कहते हैं अपन, डेमोस्ट्रेशन या लेक्चर कम डेमोस्ट्रेशन, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें अंदर, ठीक है। देखो यहाँ पे, द लेक्चर कम डेमोस्ट्रेशन मेथड ऑफ टीचिंग इज आल्सो नोन एज चाक एंड टाक मेथड, ठीक है। इसको चाक और टाक मेथड भी कहा जाता है, किसका, शिक्षण करने का। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है ना, दोनों के मेरिट आते हैं, यानी दोनों के, जो अपने को लेक्चर मेथड के होते हैं और डेमोस्ट्रेशन,
ठीक है। लेक्चर मेथड मीन्स आपको यहाँ पे प्रेजेंटिंग होगी कंटेंट की, प्लस आपको डेमोस्ट्रेशन करके भी दिखाया जाएगा कि एक्चुअल में चीज़ें चलती कैसी हैं। ठीक है। डेमोस्ट्रेशन मीन्स टू शो, मतलब किसी चीज़ को दर्शाना या किसी चीज़ को दिखाना। इन साधारण भाषा में हिंदी वाले बच्चे भी सुनेंगे इसी को, ठीक है, क्योंकि मैं हिंदी में पढ़ने वाला नहीं हूँ, लेक्चर हो जाएगा 4 घंटे का। बस मैंने इसलिए बनाया ताकि आप इसको उतार सको। समझ आई? वो मैं आपको कोई बात नहीं, आप उसको उतार लेना, लेकिन आपको सुनना यहीं से। साधारण भाषा में बात करें तो हम बोल सकते हैं कि ये मेथड होता है, इसके अंदर क्या होता है, इन्वॉल्व्स द कम्बिनेशन ऑफ टीचिंग थ्रू स्पोकन एक्सप्लेनेशन, यानी बोल के, यानी प्रेजेंट करके, जिसको अपन लेक्चर बोलते हैं, यानी अपन चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं कम्बिनेशन वे में, और प्लस अलॉन्ग विद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स या हैंड ऑन एक्टिविटी, जिसको अपन बोलते हैं डेमोस्ट्रेशन। और करता कौन है? ये टीचर। इससे क्या होगा, जो अपना लर्निंग है ना या टीचिंग है ना, वो और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। समझ आई? तो सो दैट यहाँ लिख रखा है टीचर टू रीइंफोर्स लर्निंग, यानी शिक्षण को बढ़ावा देना, अधिगम को बढ़ाना, अधिगम को बढ़ावा देना, अधिगम। समझ आई? अब देखो, डेमोस्ट्रेशन मेथड ऑफ टीचिंग जो है ये क्या कहता है कि ये एक टीचर सेंटर्ड मेथड है, यानी शिक्षक के अनुसार मेथड है, यानी शिक्षक जो है वो अपने हिसाब से यहाँ पे चीज़ें करता है शिक्षण करने का। एज दी टीचर इज़ द लीडिंग रोल प्लेयर, यानी यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो रोल प्ले होता है वो किसका होता है? टीचर का होता है। इसीलिए इसको अपन क्या कहते हैं? टीचर सेंटर मेथड। एंड डेमोस्ट्रेट करता है वो पिक्चर्स, यानी आपको कुछ पिक्चर दिखाता है, तस्वीरें, चार्ट्स दिखाता है, मॉडल दिखाता है, एक्सपेरिमेंट करके दिखाता है। एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स, कंसेप्ट, सब्जेक्ट मैटर टू दी लर्नर, एक्सप्लेन भी करता है साथ साथ में। समझ आई? इन दिस मेथड ऑफ टीचिंग द टीचर इज़ एक्टिव होता है एंड लर्नर या स्टूडेंट जो होते हैं वो पैसिव होते हैं, या अपन बोल सकते हैं वो क्या होते हैं? सेमी एक्टिव होते हैं। ठीक है। अब सेमी एक्टिव कैसे होते हैं वो भी अपन देखते हैं। देखो, द स्टूडेंट्स आर पैसिव बिकॉज ऑफ देयर वेरी लो एक्टिव पार्टिसिपेशन इन टीचिंग लर्निंग, यानी यहाँ पे जब टीचिंग होती है, शिक्षण होता है, तो टीचर जो है, स्टूडेंट जो है वो बहुत कम जो है उनका रोल होता है। ठीक है। एज दी लर्नर जो है वो सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं, अवलोकन करते हैं। ठीक है। जो भी डेमोस्ट्रेशन हो रही है आगे टीचर के द्वारा की जा रही है। एंड सम ऑफ द लर्नर पार्टिसिपेट इन आंसरिंग द क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द टीचर एंड हैंडलिंग द अपरेटस, यानी 2 जगहों पे हो रहा है। एक तो अगर टीचर क्वेश्चन पूछेगा रेलिवेंट टॉपिक के रिलेटेड या कहीं पे डेमोस्ट्रेशन करते समय, तो उनका आंसर देने के लिए आप खड़े हो जाओगे, आंसर दोगे, तब भी आपका थोड़ा सा यहाँ पे क्या हो रहा है? पार्टिसिपेशन हो रहा है। या फिर अगर टीचर बोल देते हैं कि 2 बच्चे आ जाओ मेरे साथ, इसको हैंडल कराओ, टूल्स को जो भी अपन अपरेटस वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं डेमोस्ट्रेशन के लिए, तो तब अपना क्या होएगा वहाँ पे थोड़ा सा एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा। किसका? बच्चे का। दैट्स वाई इसको अपन कह सकते हैं सेमी एक्टिव। समझ आया? अब देखो, हिंदी वाले यहाँ से देख लेंगे कि ब्याह खान सह प्रदर्शन विधि, तो इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है, चाक और टाक विधि के रूप में भी जाना जाता है। इसमें अपने को व्याख्यान विधि के साथ साथ प्रदर्शन विधि के गुण भी शामिल होते हैं, तो ये मैंने आपको बताया कि दोनों को अपने मेरिट मिलते हैं, यानी लेक्चर प्लस डेमोस्ट्रेशन के। क्योंकि लेक्चर में क्या होता है, अपन सीधा बोल के बताते हैं, बच्चों को सीधा पढ़ाया, चलते बने। डेमोस्ट्रेशन में अपन प्रदर्शन, यानी उनको थोड़ा सा डेमोस्ट्रेशन करके भी दिखाते हैं। समझ आया? तो उन दोनों के फ़ायदे मिल जाएंगे ना अपने को, जब ये अपन यूज़ करेंगे इसको पढ़ाने में, इस मेथड को। प्रदर्शन का अर्थ क्या होता है? दिखाना। शब्द ये मैंने आपको बताया था कि सिंपल भाषा यानी साधारण भाषा में अगर बात करें तो हम कह सकते हैं कि ये एक पद्धति सीखने का एक ऐसा तरीका होता है जिसमें शिक्षक जो है व्यवहारिक उदाहरणों या गतिविधियों के साथ साथ जैसे प्रदर्शन करना, समझ आया, प्लस स्पष्टीकरण भी करता है, यानी व्याख्यान, लेक्चर देता है। ठीक है। वो दोनों चीज़ें इसमें क्या आती हैं, यानी उनका इसमें शामिल है, उनके बारे में। समझ आया? अब देखो यहाँ पे शिक्षण की प्रदर्शन विधि शिक्षा की एक ऐसी शिक्षक केंद्रित विधि है, ये मैंने आपको बता दिया, यानी टीचर सेंटर्ड अप्रोच है। क्योंकि यहाँ पे शिक्षक जो है वो मेन जो है वो भूमिका निभाता है। समझ आया? अग्रणी, ठीक है, भूमिका निभाता है। वो चित्र चार्ट जो है वो सारी चीज़ें बच्चों को दिखाता है। ठीक है। और जो भी सिद्धांत होते हैं, अवधारणाएं होती हैं, ठीक है, विषय वस्तु हो गया, उनके बारे में भी व्याख्या करता है। समझ आया? और शिक्षण की इस पद्धति में शिक्षक जो है वो सक्रिय होता है और जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं? निष्क्रिय होते हैं, यानी इनएक्टिव, नॉट या पैसिव पार्टिसिपेंट बोल सकते हो आप। अब देखो, शिक्षण अधिगम में उनकी बहुत कम सक्रिय भागीदारी है, मतलब किसकी? बच्चों की। इसीलिए उनको आप क्या कह सकते हो कि वो पैसिव पार्टिसिपेंट होते हैं।
क्योंकि शिक्षार्थी जो होते हैं शिक्षक द्वारा दिखाए गए प्रदर्शन के निरीक्षण करते हैं, यानी उसको ऑब्जर्व करते हैं। और कुछ अगर वो बोल देता है कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे तभी बच्चे जो है वो उत्तर देने के लिए खड़े होते हैं या इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, या फिर उपकरण को संभालने में भाग लेते हैं। बस थोड़ा सा होता है उनका पार्टिसिपेशन। इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, सेमी 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 पार्टिसिपेशन होती है किसकी, स्टूडेंट्स की। समझ आ गया यहाँ तक। अब देखो क्राइटेरिया क्या होना चाहिए फॉर गुड लेक्चर कम डेमोस्ट्रेशन मेथड, ठीक है। तो पहली बात तो वेल प्लान होना चाहिए, ठीक है, रिहर्स्ड इन एडवांस। अब टीचर जब घर से आता है पहले तो उसको पूरा पता होना चाहिए उसके बारे में, प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, ठीक है। और वो घर से भी रिहर्स करके आना है, मतलब घर से ही उसी के बारे में क्या करके आना है, उसी के बारे में पूर्व अभ्यास करके आना है कि ताकि उसको दिक्कत ना आए परफॉर्म करने में, डेमोस्ट्रेट करने में। समझ आई। प्रॉपर सिलेक्शन होनी चाहिए इंस्ट्रक्शनल या डेमोस्ट्रेशन मटेरियल की। जिस मटेरियल का भी उपयोग करेंगे किसके लिए अपन जो है डेमोस्ट्रेशन के लिए, तो वो प्रॉपर होना चाहिए सो दैट ताकि टीचर जो है वो अच्छे से लेसन जो है वो सिस्टमेटिक तरीके से प्रेजेंट कर पाए बच्चों को या डेमोस्ट्रेट कर पाए। समझ आ गया। टीचर शुड नो द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द डेमोस्ट्रेशन, पता होने चाहिए उसके कि उद्देश्य क्या है, मेरे लक्ष्य उद्देश्य क्या है इसके डेमोस्ट्रेशन के। और टीचर शुड नो दी क्लियर पर्पज़ ऑफ डेमोस्ट्रेशन, ये टीचर को पर्पज़ भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो हिंदी में भी इसका सेम ही मतलब है कि अच्छी तरह से योजना बनाई और अग्रम में पूर्वाभ्यास किया, मतलब पूर्वाभ्यास करके आना है। बस इसको आप थोड़ा करेक्ट कर लेना अगर आपको लगता है हिंदी में कहीं गड़बड़ हुई है तो, ठीक है। बाकी आपको देख लेना यहाँ पे। समझ आया। अब देखो करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं गुड डेमोस्ट्रेशन मेथड के, यानी एक अच्छा जो डेमोस्ट्रेशन मेथड होता है, एक अच्छी प्रदर्शन विधि के लक्षण क्या क्या होंगे। तो यूज़ सप्लीमेंटेड टीचिंग एड्स टू मेक डेमोस्ट्रेशन मोर इंटरेक्टिव एंड इफेक्टिव। समझ आई। सप्लीमेंटेड यानी आप जो है वो एडिशनल ऑडियो वीडियो विजुअल एड्स जो होती हैं उनका भी उपयोग कर सकते हो डेमोस्ट्रेशन करने के लिए और डेमोस्ट्रेशन को और ज़्यादा प्रभावी बनाने के लिए। समझ आया। विजिबिलिटी, ठीक है, प्रॉपर विजिबिलिटी होनी चाहिए बच्चों को लास्ट बेंच तक, ठीक है। तो वो एक अच्छा करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, गुण या विशेषताएं। समझ आ रही है आपको। वन कंसेप्ट एट अ टाइम, यानी एक टाइम पे आपको एक ही कंसेप्ट जो है उसका डेमोस्ट्रेशन दिखाना है बच्चों को। क्लियर कट डेमोस्ट्रेशन ऑफ आइडियाज़ होना चाहिए, ठीक है, ऐसे नहीं है कोई हौच पौच खिचड़ी बना दी, ठीक है। रिहर्सल एंड कन्विंसिंग, ठीक है, वही आ गया कि रिहर्सल करके आना है आपको, प्रॉपर उसका जो है वो पूर्व अभ्यास होना चाहिए, आपको प्रॉपर करना आना चाहिए। किसको, टीचर को, क्योंकि ये कर कौन रहा है, सारी चीज़ें टीचर ही तो कर रहा है। और बच्चों को कन्विंसिंग यानी उसका कहीं ना कहीं बच्चे के जो थॉट है, जो एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज है, उस पर भी कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट होना चाहिए कि बच्चे को हाँ अच्छा ऐसे होता था, ऐसे जो है वो हमारी हाइड्रोजन गैस बनती थी। समझ आई। आस्किंग रेलिवेंट क्वेश्चन टू द स्टूडेंट्स, और रेलिवेंट क्वेश्चन पूछने हैं बच्चों को। नीट क्लीन होना चाहिए, टाइडीनेस यानी सफाई रखनी है अपने को, और जैसे जैसे जो ऑब्जर्वेशन आता जाएगा उसको अपने को लिखते जाना है, ठीक है। सिंपल होना चाहिए और स्पीडी होना चाहिए। देखो टाइम का मैनेजमेंट भी ध्यान रखना चाहिए, ऐसे नहीं है कि आप एक डेमोस्ट्रेशन करने में लगा तो 2 घंटे तो पूरा टाइम टेबल ही ख़राब हो गया। टीचर टू एक्ट एज अ परफॉर्मर, और टीचर यहाँ पे परफॉर्मर की तरह जो है वो एक्ट करता है। समझ आई। और यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रदर्शन को अधिक अट्रैक्टिव और इंटरेक्टिव यानी प्रभावी बनाने के लिए पूरक शिक्षण सहायक उपकरण का उपयोग कर सकते हो आप, ठीक है। और यहाँ पे वही आ गया कि आपको विजिबिलिटी और एक समय में एक ही अवधारणा विचार का स्पष्ट करना है, आपको उसका प्रदर्शन करना है, ठीक है। पूर्व अभ्यास होना चाहिए टीचर को, और आश्वस्त, ये वही आ गया कन्विंसिंग, यानी बच्चों को कहीं ना कहीं जो आपका डेमोस्ट्रेशन है उसका कोई पॉजिटिव फ़ायदा होना चाहिए, ठीक है। और बाकी वही आ गया कि आस्किंग रेलिवेंट, वही आ गया कि प्रासंगिक प्रश्न पूछना, ठीक है, और साफ़ सुथरा, वही आ गया अवलोकन दिखाना, लिखना, सॉरी, ब्लैक बोर्ड पे जो भी ऑब्जर्व कर रहे हो आप, ये जो भी आपकी ऑब्जर्वेशन आ रही है उसको लिखते जाना साइड साइड पे, सरल होना चाहिए, ये आपको पता है। अब देखो स्टेप्स क्या क्या होते हैं डेमोस्ट्रेशन के अंदर। जब अपन डेमोस्ट्रेशन करते हैं तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, घर पे प्लानिंग करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ऐसे ही बना के आ जाना अगर किसी का आर्ट अच्छा है तो। प्लानिंग करेंगे ना कि अपने को कौन सा मटेरियल चूज़ करना है, क्या जो मैंने टॉपिक चूज़ करा है इसके लिए ये सही है मेथड या नहीं है, क्या इस मेथड से इस टॉपिक को पढ़ा सकता हूँ, वो डिसाइड करोगे ना आप घर पे। लेसन प्लान बनाओगे, मटेरियल सेलेक्ट करोगे, सारा क्या आ जाएगा, प्लानिंग। अब क्या करेंगे अपन, इंट्रोडक्शन करेंगे। तो क्या आते ही इंट्रोडक्शन कर देंगे,
डायरेक्टली बता देंगे कि आज अपन ये करने वाले हैं, समझ आई। वो सारी चीज़ें अपन यहाँ पे करते हैं। डेमोस्ट्रेशन, अभी आप प्रदर्शन करोगे, ठीक है, क्या करोगे, प्रदर्शन करोगे, एक्सपेरिमेंट हो गया, ब्लैक बोर्ड का यूज़ करोगे, और कंसेप्ट कंपाइलेशन या कंक्लूजन यानी जो भी आपका ऑब्जर्वेशन का रिजल्ट आएगा वो बच्चों को बताओगे। तो ये अपने स्टेप रहते हैं और ये सीक्वेंशियल चलते हैं। ये आपको ऐसे ही एग्ज़ाम के अंदर बना के आना है। जिसका आर्ट अच्छा होगा तो ऐसे करके फ्लो चार्ट बना के आ जाना। समझ आई, समझ आई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे ग्राफिक ऑर्गेनाइजर हो गई एक टाइप का, ठीक है। अब देखो प्लानिंग के अंदर क्या क्या आता है, तो प्लानिंग के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने को माइंड में रखने हैं जब अपन प्लानिंग करते हैं फॉर डेमोस्ट्रेशन के लिए। तो सबसे पहले बोलते हैं कि अपने को इंश्योर करना है कि क्या ये जो अपन लेसन जो अपन चूज़ कर रहे हैं, ठीक है, सूटेबल है इस मेथड के लिए कि नहीं, ठीक है। सब्जेक्ट मैटर, लेसन प्लानिंग, ये सारी चीज़ें करना कि कौन सा सब्जेक्ट मैटर पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, लेसन प्लान करना, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग। समझ आ गया। उसके बाद प्रिपरेशन एंड कलेक्शन ऑफ नेसेसरी मटेरियल टूल इक्विपमेंट्स इज़ रिक्वायर्ड फॉर डेमोस्ट्रेशन, यानी जो जो अपने को मटेरियल चाहिए होगा ना, कल कल अपने को ये घर पे कर रहे हैं ना टीचर, ठीक है, तो अपने को जो जो मटेरियल चाहिए होगा ना डेमोस्ट्रेशन के लिए, अपन उसका क्या करेंगे, प्रिपेयर बनाएंगे, अगर बनाना पड़ेगा तो कलेक्ट करेंगे, अगर ज़रूरत है, अगर घर पे नहीं है तो लेके आएंगे। समझ आया। उसके बाद रिहर्स करेंगे, यानी पूर्व अभ्यास भी तो करना है, वहाँ पे जाके ऐसे ना हो जाए कि आपको पता ही ना चले कि अब कैसे करना है इसको आगे, ठीक है। बिफोर प्रेजेंटिंग इन द क्लासरूम, और प्रिपेयर करने हैं आपको एक्सप्लेनेटरी नोट्स। अब कोई डेमोस्ट्रेशन कर रहे हो तो उसको कुछ ना कुछ स्टेप्स के एक्सप्लेनेशन भी तो होंगी ना, कि अपने को यहाँ पे ये ऐड करना है, उसके बाद ये ऐड करना है, 15 मिनट कैसे रखना है, फिर उसके बाद ये ऐड करना है। समझ आया, ठीक है। एंड जो जो अपन क्वेश्चन पूछेंगे वहाँ पे, ठीक है, ड्यूरिंग द डेमोस्ट्रेशन या आफ्टर द डेमोस्ट्रेशन, बच्चों को पूछेंगे ना कुछ, तो वो अपन यहाँ पे प्लानिंग के अंदर आता है अपना। तो ये आप लिख के आ जाओगे ऐसे। हिंदी वाले भैया के सुनिश्चित करना कि ये पार्ट जो है इस पद्धति के लिए उपयुक्त है कि नहीं, यानी इस मेथड के लिए। समझ आया। विषय वस्तु का चयन करना, पाठ्य योजना बनाना, ये भैया आ गया। और प्रदर्शन के लिए आवश्यक जो सामग्री चाहिए, उपकरण चाहिए, उनको सेलेक्ट करना। समझ आ गई। कलेक्ट करना, संग्रह करना, प्रिपेयर करना यानी तैयार करना। फिर कक्षा में प्रस्तुति करने से पहले प्रयोग का पूर्वाभ्यास करना, वो भी ज़रूरी है। समझ आई। और प्रदर्शन के दौरान या बाद में उपयोग किए जाने वाले जो अपन व्याख्यात्मक नोट्स, ठीक है, व्याख्यात्मक नोट्स और प्रश्न तैयार करने हैं, ताकि जो अपन वहाँ पे पूछेंगे। समझ आया। तो ये अपना किस में रह जाएगा, योजना में यानी प्लानिंग में। समझ आया। अब देखो इंट्रोडक्शन ऑफ द लेसन, जब अपन क्लास के अंदर आएंगे तो क्या डायरेक्टली वहाँ पे क्वेश्चन पुट कर देंगे कि आज अपन ये पढ़ेंगे, चलो खोलो और आ जाओ ऑपरेटर्स लो, ये नहीं, ऐसे नहीं होगा। अपने को ना पहले बच्चों के अंदर ना इंटरेस्ट जनरेट करना है। तो यही लिखा है कि बिफोर इंट्रोड्यूसिंग द डेमोस्ट्रेशन इन द क्लासरूम आस्क स्टूडेंट्स सम इन मोटिवेशनल क्वेश्चन, अभी प्रेरणा एक प्रश्न पूछो उनसे कुछ, या उनको कोई पिक्चर दिखाओ, कोई स्टोरी बताओ, ताकि उनके अंदर रुचि उत्पन्न हो जाए और वो अभी प्रेरित हो जाएं और इंगेज, ताकि वो बच्चे क्या हो जाएं, अलर्ट हो जाएं कि अभी अपन ना सीखने वाले हैं कुछ। समझ आई। सो दैट टू इंगेज इन लर्निंग एंड डेमोस्ट्रेशन। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको माइंड में रखनी है, स्टूडेंट के पर्सनल एक्सपीरियंसेस, यानी उनका पूर्व ज्ञान जो है उसको कनेक्ट करो विद करंट डेमोस्ट्रेशन के साथ। इस तरीके से आप जो हो मैनिपुलेट कर सकते हो वहाँ पे चीज़ों को। सिंपल होना चाहिए, इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट होना चाहिए, एंड इंट्रोड्यूस द लेसन टू द स्टूडेंट्स एज प्रॉब्लम या इशू। मतलब अपने को ना शुरू में उसका कंक्लूजन नहीं बता देना है कि इसका अपना रिजल्ट ये आएगा। आप उसको प्रॉब्लम बताओ कि अपन यहाँ ये प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। समझ आई। जैसे हाइड्रोजन गैस कैसे बनती है तो वो अपन सिखाएंगे उनको, या अपन जो है ये वाटर में से हाइड्रोजन गैस कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो आपको प्रॉब्लम बतानी है, रिजल्ट आपका जो भी एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन होगा वो आप एंड में बताओगे। ठीक है। देखो अगर आप प्रॉब्लम या इशू की तरह उसको आप इंट्रोड्यूस करोगे ना, तो इससे क्या होगा, बच्चे जो है वो इंटरेस्टेड हो जाएंगे, हमारा रिजल्ट पता नहीं क्या आएगा। समझ आई। तो वो इंटरेस्टेड हो जाएंगे, क्यूरियस हो जाएंगे टू नो दी कंक्लूजन ऑफ एक्सपेरिमेंट। ठीक है। तो पाठ का परिचय वही आ गया कि कक्षा में प्रदर्शन शुरू करने से पहले छात्रों से कुछ प्रेरक जो प्रश्न हैं वो पूछें। ठीक है। उन्हें कुछ चित्र दिखाएं, रुचि जगाने के लिए कहानी सुनाए सकते हैं आप। ठीक है। और छात्रों को सीखने और प्रदर्शन में संलग्न होने के लिए प्रेरित करना है आपको पहले। ठीक है। और वही आ गया कि छात्रों के व्यक्तिगत अनुभव, यानी जो उनका वर्तमान प्रदर्शन जो होगा उसके साथ आपको पिछले ज्ञान को जोड़ना है।
ठीक है, सरल होना चाहिए आपका, और रोचक जो आपका डेमोस्ट्रेशन है, एक्सपेरिमेंट है, वो होना चाहिए। और ये वही आ गया, समझ आई। अब देखो एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, तो हिंदी वाले बच्चे अगर ध्यान से सुन रहे होंगे तो सिमिलर ही है, ठीक है। अब आपको निष्कर्ष को जानने के लिए ये तो आपको पता ही होगा ना। अब एक्सपेरिमेंटेशन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एक्सपेरिमेंटेशन। तो जब अपन एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं ना, तो अपने को सिंपल और क्लियर लैंग्वेज यूज़ करनी है, ताकि बच्चों तक आसानी से वो चीज़ समझ आ जाए। सिंपल होना चाहिए, स्पीड होनी चाहिए, वही आ गया कि टाइम का भी ध्यान रखना है। डेमोस्ट्रेशन शुड बी क्लियर, प्रॉपर स्ट्राइकिंग एंड कन्विंसिंग होना चाहिए, वही आ गया ऊपर वाला ही, कि बच्चों को कहीं ना कहीं उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होना चाहिए, उनके जो थॉट्स हैं वो इन्फ्लुएंस होना चाहिए, यानी उनको पता चले कि अच्छा ये चीज़ ऐसे होती थी, अपन तो रटते आए थे। यानी जो भी एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें पढ़ाई थी हमने ना, अपन ने जो भी एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें पढ़ाई थी, ठीक है, अब उनको वो क्या कर रहे हैं, कंक्रीट फॉर्म में देख रहे हैं, वहाँ पे उनके सामने सारी चीज़ें हो रही हैं। तो कीप ओनली अपरेटस ऑन डेमोस्ट्रेशन टेबल, यानी जब डेमोस्ट्रेशन टेबल है ना, उस पर अपने को क्या रखना है, क्या रखना है अपने को ना, सिर्फ वही चीज़ें रखनी है। ये देखो, ये देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे, इसके सामने क्या है, ये इसके सामने क्या है, ये डेमोस्ट्रेशन टेबल है, इसके ऊपर क्या चीज़ें हैं, वही चीज़ें हैं जो कि डेमोस्ट्रेशन के लिए चाहिए, समझ आई। वही बोल रहा है, वही बोल रहा है कि अपने को ना वही चीज़ें रखनी है यहाँ पे जो कि डेमोस्ट्रेशन के लिए क्या है, ज़रूरी है, समझ आया। उसके बाद क्या बोलता है ये, उसके बाद क्या बोलता है, देखो यहाँ पे कि कहता है कि ये वही आ गया, ठीक है, और हैंडल करने इंस्ट्रूमेंट्स सेफ मतलब सेफ्टी से, एंड अरेंज देम प्रॉपरली एट अ प्रॉपर प्लेस वाइल डेमोस्ट्रेटिंग, यानी उनका प्रॉपर अरेंजमेंट भी होना चाहिए। ऐसा मत रख दो साइड पे कि नीचे गिर गई बोतल और HCl बाहर निकल गया, समझ आई। प्रयोग वही आ गया, ठीक है, आप पढ़ लेना, सरल और स्पष्ट भाषा का प्रयोग करना है, ठीक है। और ये वही आ गया कि आपका जो प्रदर्शन है वो स्पष्ट होना चाहिए, उचित होना चाहिए, और ये वही आ गया, आश्वस्त होना चाहिए, ठीक है। और जो प्रदर्शन का मेज है उस पर केवल उपकरण रखें, ठीक है, और उपकरणों को सुरक्षित तरीके से संभालें, ठीक है, और प्रदर्शन करते समय उन्हें उचित स्थान पर ठीक से रखें, ऐसे भी लिख सकते हो आप। उसके बाद आ जाएगा अपना डेमोस्ट्रेशन, यानी अभी आप डेमोस्ट्रेट करोगे, तो डेमोस्ट्रेट करते समय अपन क्या करेंगे, क्या करेंगे कि जब अपन डेमोस्ट्रेट करेंगे ना, लेक्चर कंटेंट एक्सपेरिमेंट टू द स्टूडेंट्स, तो अब अपने को ना मीनिंगफुल और सिस्टमेटिक तरीके से करना है, यानी उसका कोई ना कोई सीक्वेंस एंड एंड होगा, समझ आई। प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप चलेगा, ऐसे नहीं है कि मिडिल वाला स्टेप पहले कर दिया फिर फर्स्ट वाला, ऐसे नहीं होगा ना, तो एक सिस्टमेटिक तरीके से चलेगा। सब्जेक्ट मैटर ऑन ब्रॉड बेसिस, मतलब अपने को जब पढ़ाना है ना या बोलना है ना, तो अपने को ना थोड़ा ब्रॉड बेसिस पे बोलना है, ज़्यादा बोलना है, ताकि बच्चे के जो इंटरेस्ट एंड स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंसेस हैं, या फिर बच्चे के जो अलग अलग स्टाइल्स होते हैं ना, कुछ बच्चे तो एक दो लाइन्स के अंदर पता चल जाता है, कुछ को थोड़ा ज़्यादा बताना पड़ता है, तो इस तरीके से पढ़ना है, ताकि अपने को ना थोड़ी चीज़ें भी माइंड में रखनी है कि बच्चे के इंटरेस्ट और बच्चे की जो काबिलियत है या बच्चे की जो कैपेबिलिटीज़ हैं या उसके जो एक्सपीरियंसेस हैं, समझ आया। अब देखो कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो अपन पहली बार सुनते हैं, या फिर जिसके बारे में अपने को पहले पता होगा तो अपन उसको जल्दी सीख जाएंगे, लेकिन जिसके बारे में अपने को पता ही नहीं होगा, अपन पहली बार सुन रहे होंगे, तो अपने को थोड़ा ज़्यादा सुनना पड़ेगा, समझ आई। टीचर को 2-3 बार रिपीट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, यस करना पड़ेगा, समझ आया। कीप द स्टूडेंट्स मोटिवेशन इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी अलाइव वाइल डेमो, यानी अपन जब डेमोस्ट्रेट कर रहे हैं ना, तो अपने को इतना बिजी मत हो जाना डेमोस्ट्रेशन में कि बच्चे पीछे सुस्त पड़ गए हैं, इनएक्टिव हो गए हैं बिल्कुल ही, ठीक है, यानी बिल्कुल इन इंटरेस्टेड हो चुके हैं, कोई इंटरेस्ट ही नहीं बचा उनके अंदर। तो ये भी ध्यान रखना है कि बच्चों के अंदर मोटिवेशन, इंटरेस्ट, रुचि जो है, क्यूरियोसिटी, जानने की इच्छा, वो बनी रहे, समझ आई। ये टीचर को भी ध्यान रखना है। रिलेट द डेमोस्ट्रेशन विद द रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस ऑफ द स्टूडेंट, यानी जब अपन डेमोस्ट्रेशन कर रहे हैं ना, तो कुछ चीज़ें जब अपन एक्सप्लेन करेंगे तो रियल लाइफ के साथ कनेक्ट करो, यानी जो उनकी वास्तविक जो ज़िंदगी है बच्चों की, उनके उदाहरण दो, समझ आई। आस्क रेलिवेंट क्वेश्चन टू द स्टूडेंट्स सो दैट स्टूडेंट्स रिमेन एक्टिव एंड अटेंटिव रहें, और बच्चे जो हैं वो समझ भी पाएँ प्रिंसिपल कंसेप्ट, समझ आई। जब अपन क्रॉस क्वेश्चन करेंगे तो बच्चों को ज़्यादा समझ आएगी, समझ आई। आप अगर बोल के छोड़ दोगे, डेमोस्ट्रेट करके छोड़ दोगे, तो हो सकता है बच्चों के कुछ क्वेरीज रह जाएं जो कि आप सॉल्व भी ना हो पाएँ, समझ आई। अब प्रदर्शन आ जाएगा, तो इसमें आप खुद पढ़ लोगे, हिंदी वाले बच्चे, ठीक है। ये वही आ गया ना, मैंने क्या बोला ऊपर, ठीक है। ये आपको जब भी एक्सप्लेन करना है ना, जब भी एक्सप्लेन करना है तो एकदम क्या होना चाहिए, वो सार्थक तरीके से, और प्लस व्यवहार, ये लिखा है भव्य सिद्ध तरीके से, समझ आ गई। तो हिंदी वाले आप देख लोगे इसको, ठीक है, इतना कुछ नहीं है उसमें। उसके बाद देखो ब्लैक बोर्ड यूसेज आ जाएगा, तो अपने को ब्लैक बोर्ड का भी यूज़ करना है, ठीक है, यानी श्याम पट्ट का उपयोग, या ब्लैक बोर्ड भी लिख सकते हो, आजकल बोल सकते हो इसको आप।
तो अपने को ना राइट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द डेमोस्ट्रेशन क्लियरली ऑन द ब्लैक बोर्ड, यानी अपना उद्देश्य क्या है डेमोस्ट्रेशन का उसको लिख दो ऊपर कि अपन ये करने वाले हैं आज। समझ आई? एंड टू मेक स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द डेमोस्ट्रेटिंग की इंपॉर्टेंस उनको समझ आ जाए कि अपन ये पढ़ रहे हैं इसलिए पढ़ रहे हैं। राइट की कंसेप्ट एंड रिजल्ट इमीडिएटली ऑन द ब्लैक बोर्ड इन अ सीक्वेंशियल वे, मतलब जैसे पहला स्टेप करा उसका जो रिजल्ट आया उसको ब्लैक बोर्ड पे लिख दो, सेकंड स्टेप करा उसका जो रिजल्ट आया वो यहाँ पे लिख दो। यानी जब आप डेमोस्ट्रेट कर रहे थे तो जो जो आपको सीक्वेंशियल वे में चीज़ें आ रही हैं उनको लिखते जाओ ताकि बच्चों को भी आइडिया जो है वो क्लियर होता जाए। समझ आई? समराइज द प्रिंसिपल्स कंसेप्ट, ठीक है, उसके बारे में भी थोड़ा समराइज़ करो। ठीक है। ड्रा रेलिवेंट पिक्चर्स डायग्राम्स व्हेन एवर नीडेड ऑन ब्लैक बोर्ड, जब भी आपको लगता है कि यहाँ पे अपन डायग्राम बना सकते हैं या पिक्चर की ज़रूरत है तो आपको ड्रा करनी है कहाँ पे, ब्लैक बोर्ड पे। आस्क स्टूडेंट्स टू लिसन एंड ऑब्जर्व अटेंटिवली, बच्चों को आपको बोलना है कि बच्चों मुझे ध्यान से सुनो और इस चीज़ को ध्यान से देखो कैसे होती है। समझ आई? आस्क स्टूडेंट्स टू नोट डाउन दी की पॉइंट्स कंसेप्ट्स एंड ड्रा डायग्राम्स एंड फाइनली रिजल्ट ऑन देयर नोटबुक्स, मतलब नोटबुक में भी मेन पॉइंट्स जो है वो बच्चों को उतारने को कहना है। समझ आई? एंड चेक स्टूडेंट्स नोटबुक वाइल दे आर राइटिंग, तो ये अपना रहता है ब्लैक बोर्ड यूसेज। समझ आया? तो ये आप हिंदी वाले यहाँ से देख लोगे, ये वही आ गया कि प्रदर्शन के उद्देश्यों को ब्लैक बोर्ड पर स्पष्ट रूप से लिखें ताकि छात्रों को प्रदर्शन के महत्व को समझा जा सके, प्रदर्शन के महत्व को समझा जा सके। किसके द्वारा? छात्रों के द्वारा। समझ आया? उसके बाद देखो मुख्य अवधारणाओं को लिखें। ठीक है। तुरंत ब्लैक बोर्ड पर जो भी अनुक्रमिक तरीके से परिणाम दें, यानी एकदम सीक्वेंशियल वे में। तो ये इसमें कुछ है नहीं इतना। ठीक है। सिद्धांत, अवधारण, इनके बारे में भी आप लिख सकते हो थोड़ा थोड़ा। समझ आई? और जहाँ जहाँ आपको लगता है कि आपको चित्र बनाने की ज़रूरत है तो प्रासंगिक चित्र आरोप बनाएं। कहाँ पे? ब्लैक बोर्ड के ऊपर। तो वही लिखा हुआ है। अब देखो यहाँ पे, अब देखो एडवांटेजेस क्या है इसके। दैट्स इट। इसी के साथ अपना क्या हो जाएगा, ब्लैक बोर्ड हो गया, क्या हो जाएगा, डेमोस्ट्रेशन हो गया, तो ये क्या होगा, एक्सपेरिमेंट। तो इसी के साथ अपना क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। क्या? क्योंकि अपन ने यहाँ पे लिखा ना फाइनली रिजल्ट, तो अपन कहाँ पे, ब्लैक बोर्ड पे भी तो लिखेंगे। कर रहे थे ना यहाँ पे सीक्वेंशियल वे में, तो ख़त्म हो गया अपना। डेमोस्ट्रेशन कर दिया और बच्चों को फाइनली जो रिज़ल्ट आया अपना उनकी नोटबुक पे भी उतारने को कह दो और आप खुद भी ब्लैक बोर्ड पे लिख दोगे। समझ आया? ठीक है। आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको क्लियरली समझ आ गया। अब इसके फ़ायदे क्या थे? तो जो ऊपर देखा आपने क्या था, टाइम बच रहा था, मनी बच रहा था। यस, क्योंकि टीचर खुद अकेला कर रहा था। अगर देखो 10 बच्चों को करना पड़ता तो 10 इक्विपमेंट चाहिए, तो खर्चा ज़्यादा आता कि नहीं आता? ऑब्वियसली आता। तो उससे बच सकते हैं अपन, यानी अपना टाइम भी बचेगा। देखो अगर हर एक बच्चे को परफॉर्म करना पड़ेगा तो क्या होएगा, कुछ बच्चे जल्दी करेंगे, कुछ को समझ नहीं आएगा। ठीक है। कुछ तो अभी 1-2 स्टेप करेंगे तो उनको पता नहीं चलेगा, तो दिक्कत हो जाएगी, हौच पौच खिचड़ी बन जाएगी। तो इससे अपना टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा। फिर आप रेक्टिफाई करोगे कि ऐसे नहीं ऐसे करना है, तो उसमें कितना ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन यहाँ पे क्या डेमोस्ट्रेट कर रहा है, कौन? टीचर। तो इससे क्या होएगा, अपना टाइम बचेगा ना, बचेगा। यस बचेगा। मनी बचेगा, यस बचेगा। वो बता दिया मैंने कि यहाँ पे एक ही इक्विपमेंट चाहिए, हर एक चाहिए, क्योंकि टीचर जो है वो सिंगल, यहाँ पे सोल जो है वो क्या है, परफॉर्मर है। समझ आया? अब देखो प्रमोशन ऑफ ग्रुप डिस्कशन, यस ग्रुप डिस्कशन को भी प्रमोट कर सकता है। ठीक है। समझ आया? आप ग्रुप बना सकते हो थोड़े थोड़े करके। ठीक है। और एक ग्रुप जो है वो पहले आ जाओ, आप डेमोस्ट्रेट दिखाओ, फिर दूसरा आ जाओ, तीसरा आ जाओ, बहुत बार होता है ऐसे। अफेक्टिव मेथड टू कंप्लीट टास्क ऑन टाइम, यानी समय पे अगर किसी टास्क को कंप्लीट करना है, यस होगा, क्योंकि यहाँ पे टीचर ही जो है वो परफॉर्म कर रहा है और जैसे ही वो ख़त्म होगा तो कहानी ख़त्म। समझ आई? हेल्पफुल होता है फॉर टीचर, यस। एक्टिविटी मेथड, यस है, लेकिन यहाँ पे क्या है, टीचर एक्टिविटी। उसके बाद रीजनिंग होता है एंड ऑब्जर्वेशन स्किल डेवलपमेंट, यस। देखो बच्चे के अंदर ना रीजनिंग जो होती है वो भी, तर्क लगाने की जो सोच है उसका भी विकास होता है। कैसे? बच्चा सोचेगा अच्छा ये ऐसे होता था, ये जो गैस है ये हाइड्रोजन गैस ऐसे बनती थी, वाटर से अपन ऐसे कर सकते हैं सेपरेट हाइड्रोजन गैस को। समझ आया? अमोनिया गैस ऐसे बनती थी। समझ आया? ऑब्जर्वेशन स्किल बढ़ेंगी, अवलोकन कौशल बढ़ेगा, यस। बच्चा ऑब्जर्व तो करेगा ना, करेगा कि हर एक स्टेप को, कि नहीं करेगा, तो उसका भी तो विकास होगा ना उसके अंदर कि कैसे ऑब्जर्व करना है चीज़ों को। अब देखो यहाँ पे, अब देखो प्रमोट कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग, यस।
कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग भी होता है। कैसे कि आपको ना वहाँ पे क्या करा जा रहा है, दर्शाया जा रहा है कि ऐसे ऐसे ये मैं फिनोमिना होता है, फिर आप उसको ना याद रख सकते हो। यानी एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, लॉजिकल वे में जो आपको दिखता नहीं है। अब मैं कुछ अल्फाज आपको बोल रहा हूँ, कुछ वर्ड्स आपको रख रहा हूँ आपके सामने, तो क्या ये आपको दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे, तो एब्स्ट्रैक्ट हुआ ना। तो जब आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि जैसे ये एक प्लांट है, इस प्लांट की रूट्स जो है वो पानी ऊपर आता है उनके थ्रू, फिर जो है वो ट्रांसपायरेशन होती है, ठीक है। लेकिन आपको ये क्या बोल रहा हूँ मैं, ये एब्स्ट्रैक्ट हो गया। अगर मैं आपको करके दिखाऊँ, ठीक है, आपको मैं करके दिखाऊँ, परफॉर्म करके दिखाऊँ, तो आपका कंक्रीट हो गया ना। तो अपन कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग की तरफ यहाँ पे उसको बढ़ावा करता है। थ्योरी एंड प्रैक्टिकल नॉलेज, यस होता है, अपन थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी यहाँ पे करते हैं, यह सीखने को मिलता है। लॉन्गर रिटेंशन, यस, जब प्रैक्टिकल देखेंगे तो लॉन्गर रिटेंशन तो रहेगा ना। बेटर अंडरस्टैंडिंग, यस, यूज़फुल फॉर कॉस्टली एंड करोजिव एजेंट्स के लिए। यानी देखो यहाँ पे कहने का मतलब है, फॉर एग्जांपल ऐसा कोई भी एजेंट, ऐसा कोई भी रिजेंट जो अपन यूज़ करते हैं एक्सपेरिमेंट्स के अंदर, अब ऐसा कौन सा हो सकता है? सर अपना ना HCl अगर बच्चों को यूज़ करने दे दिया, हो सकते बच्चे नीचे गिरा दें, कपड़ों पे गिरा दें और वहाँ पे डैमेज हो जाए। समझ आए। तो अपन ना ये यूज़फुल है वहाँ पे जहाँ पे क्या होते हैं कॉस्टली। अब टीचर तो प्रॉपरली हैंडल करेगा ना। हो सकता है बच्चा जो है वो इतनी महंगी जो है टेस्ट ट्यूब थी, गिरा दी, तोड़ दी, तो काम ख़राब हो गया। क्रोजिव रिजेंट वही होंगे, ठीक है। ऐसी कोई भी चीज़ जो कि घातक हो सकती है। समझ आ गया। सेमी एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट एंड गेन स्टूडेंट्स अटेंशन, यस, अटेंशन भी बढ़ेगा जब टीचर जो है वो परफॉर्म करेंगे ना, तो बच्चे भी ध्यान से देखेंगे, अच्छा ऐसे होता है, टीचर्स कैसे कर रहे हैं, हमें भी देखना है। समझ आ गया। और ये वही आ गया, समय और पैसा बचाए, समूह चर्चा को बढ़ावा देता है और समय पर कार्य पूरा करने के लिए प्रभावी तरीका है, शिक्षक के लिए मददगार होता है, गतिविधि विधि है और तर्क अवलोकन कौशल विकास होता है बच्चे के अंदर, ठीक है। अमूर्त सीखने के लिए हम क्या करते हैं क्रीट को बढ़ावा देना, ठीक है। कंक्रीट को बढ़ावा देना और सिद्धांत और व्यवहारिक ज्ञान और लंबे समय तक जो अपना है प्रतिधारण होता है अपने अंदर चीज़, यानी रिटेंशन और बेहतर समझ आती है, और ये आप पढ़ लोगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद डिसएडवांटेजेस क्या आ जाएंगे, विजिबिलिटी, लास्ट बेंचर यहाँ बैठा है, फर्स्ट बेंचर, सेकंड, ऐसे करके लगा लो, और यहाँ पे टीचर जो है परफॉर्म कर रहा है, डेमोस्ट्रेट कर रहा है, तो यहाँ से दिक्कत आ सकती है। पहली आ गई विजिबिलिटी, यानी जो सारे बच्चे हैं हो सकता है वो रिजल्ट ऑफ डेमोस्ट्रेशन प्रॉपर्ली विजिबल ना हो। समझ आ गया। दूसरा हो सकता है आगे टीचर जो है वो डेमोस्ट्रेट कर रहा है, लास्ट वाले ये बेंच वाले बच्चे जो है वो अपने ही बातें कर रहे हैं, यानी मोटिवेशन, इंटरेस्ट जो है वो बच्चों के अंदर लूज़ हो सकता है। स्पीड ऑफ डेमोस्ट्रेशन ट्रबल कर सकती है, ठीक है। जैसे बड़ा स्लो करोगे तब भी दिक्कत आ जाएंगी, बहुत फास्ट करोगे तब भी दिक्कत हो सकता है, बच्चों को समझ ना आए। समझ आया। अगर टू स्लो करोगे तो क्या हो जाएगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, दूसरी क्लास का भी टाइम ख़राब हो जाएगा कि दूसरी क्लास भी लगनी थी 10:30 बजे, 30 मिनट का पीरियड था और 11 बजे आपने बजा दिए 11:15। समझ आई। तो अगला पीरियड भी आपका ख़त्म हो गया, वो 11 बजे लगना था। समझ आया। निगलेक्ट करता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड नीड्स, वो तो करता ही है, क्योंकि अपन यहाँ पे किसी पर्टिकुलर बच्चे को नहीं बोल रहे कि तुम्हें आओ यहाँ पे परफॉर्म करो और ये देखो ऐसे होता है। अपन ना पूरी क्लास को एक साथ पढ़ा रहे हैं, तो अपने को नहीं पता किसको ज़्यादा समझ आ रहा है, किसको कम आ रहा है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, निगलेक्ट हो रहा है किसका, इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड नीड्स। इग्नोर करता है लेबोरेटरी स्किल्स डेवलपमेंट अमंग स्किल्स, यस, क्योंकि यहाँ पे टीचर खुद कर रहा है। साइंटिफिक एटीट्यूड आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि बच्चा तो कर ही नहीं रहा है यहाँ कुछ। समझ आया। टीचर डोमिनेटेड होता है, ये भी इसका डिसएडवांटेज है। इग्नोर करता है ये अर्निंग नहीं होगा, ये लर्निंग बाय डूइंग, यानी जो प्रिंसिपल है ना साइकोलॉजी का, वो यही कहता था कि बच्चा जितना ज़्यादा करके सीखता है ना, इतना वो कहीं और नहीं सीख सकता, तो इसको इग्नोर कर रहा है ये। नॉट सूटेबल फॉर क्लास विद लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट, वही आ गया कि अगर क्लास के अंदर बहुत सारे बच्चे हैं तो वहाँ पे डेमोस्ट्रेशन करना मुश्किल हो जाता है, हर एक को एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट दिखाना मुश्किल हो जाता है। समझ आई। डिमांड वेल एक्सपीरियंस टीचर, अगर डेमोस्ट्रेशन करना है तो टीचर भी तो आपका क्या होना चाहिए, प्रॉपर ट्रेंड होना चाहिए। समझ आई। नो एक्सपीरियंसेस फॉर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे बच्चों को कोई एक्सपीरियंस नहीं है, क्यों, क्योंकि बच्चों ने तो कुछ परफॉर्म ही नहीं करा ना, कुछ नहीं करा, सब कौन कर रहा था, टीचर। ये इसके आगे है डिसएडवांटेजेस और नुकसान, यहाँ से बच्चे पार्टी आप देख लोगे, हिंदी माध्यम वाले बच्चे। समझ आई। तो इसमें कुछ नहीं था, ठीक है, छात्रों के लिए कोई अनुभव नहीं है, ठीक है।
वही आ गई है, ठीक है। छात्रों के बीच प्रयोगशाला कौशल विकास पर ध्यान ना दें, मतलब नहीं देता है ये, इसको थोड़ा कर लेना, ठीक है, कि छात्रों के बीच प्रयोगशाला कौशल विकास पर ध्यान नहीं देता है, समझ आया। तो इसको कर लेना अपने हिसाब से, ठीक है। उसके बाद देखो सेकंड मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 34 मिनट का लेक्चर हो चुका है और अभी तक अपन यहाँ पहुँचे हैं, अभी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, नीचे, तो फिर कैसे चलेगा, कैसे चलेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसीलिए मैं हिंदी में नहीं पढ़ रहा, तो मेरे को ध्यान से सुनना है बस। प्रोजेक्ट मेथड आ जाएगा अपना सेकंड। तो आप सबने प्रोजेक्ट करा होगा, आपको क्या मिला होगा, आपको मिला होगा अभी मिला ना ईच वन प्लांट वन मिल गया, आपको मिल गया। उसमें अपन क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट ही तो कर रहे हैं ना। अपने को एक प्लांट लगाना है, उसकी देख रेख करनी है, फिर उसके बारे में लिखना है, क्या क्या आपका स्टेप्स रहे, क्या क्या मटेरियल मेथड, वो सारी चीज़ें लिखते हैं आप। तो बस वैसा ही होता है कि प्रोजेक्ट मेथड क्या होता है, एक ऐसा तरीका होता है, ठीक है, जिसमें अपन बच्चे को ना कोई एक सिचुएशन देते हैं, कोई एक प्रॉब्लम देते हैं, और बच्चा जो है वो, या कोई एक्टिविटी देते हैं, कोई वर्क देते हैं, और फिर बच्चा जो है क्या करता है, अपने दम पे उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करता है, उसी को अपन कहते हैं प्रोजेक्ट मेथड। अब इंट्रोड्यूस करा था किलपैट्री के द्वारा, ठीक है, एंड इट इज़ बेस्ड ऑन, क्या होगा, ये किसके आधार पर है, फिलॉसफी ऑफ प्रैग्मेटिज्म गिवन बाय जॉन डेवे एंड प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, यानी करके सीखने, उस प्रिंसिपल, उस सिद्धांत के आधार पर है ये, ठीक है। अब प्रैग्मेटिज्म क्या है, प्रैग्मेटिज्म जो है वो एक ऐसी फिलॉसफी होती है, इनका कहना था कि जो बच्चा या फिर प्रैक्टिकल करके चीज़ों को देखना, समझ आई, यानी लर्न करना कैसे, प्रैक्टिकली, इंस्टेड ऑफ जो ऑलरेडी प्रिंसिपल आइडियाज़ या जो फिक्स्ड अपने क्या बोलते हैं अपन उसको, थ्योरीज होती हैं, उनके आधार पर नहीं, बल्कि करके सीखना प्रैक्टिकली चीज़ों को, समझ आई, वो प्रैग्मेटिज्म होता है। और ये जॉन डेवे जो थे, इसके मेन जो थे वो लीडर थे, ठीक है, समझ आई। और लर्निंग बाय डूइंग प्रिंसिपल के आधार पर ये चलता है, इसी को अपन क्या कहते हैं, प्रोजेक्ट मेथड। अब देखो यहाँ पे इट इज़ अ स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच होती है, ठीक है, तो स्टूडेंट सेंटर्ड ही होती है बच्चे के हिसाब से, क्योंकि लर्निंग बाय डूइंग हो रही है यहाँ पे, ठीक है। मेथड ऑफ टीचिंग लर्निंग होता है, और ये एम्फेसाइज करता है, यानी बढ़ावा देता है, द एक्टिव लर्निंग बाय एसोसिएशन एंड कॉपरेशन ऑफ ग्रुप्स ऑफ पीयर्स टू कंप्लीट अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट इफेक्टिवली। जैसे आपको एक प्रोजेक्ट दिया जाता है कि आपको विजिट करना है एक पोल्यूटेड साइट को, और फिर उसके ऊपर आपको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिखनी है, समझ आया, कि आपने वहाँ पे क्या देखा, कितनी ज़्यादा गंदगी थी, क्या क्या उनको आपको सोल्यूशन जो है वो सुजेशन कर सकते हो, समझ आई ना, ठीक है। तो वही इसका अपना यहाँ पे रहता है कि कॉपरेशन ग्रुप में आप स्टडी करते हो, ठीक है, और कोई एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर, समझ आई, उसको आप कंप्लीट करते हो। इट गिव्स मोर फोकस ऑन एस्पेक्ट ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग रैदर दैन द टीचिंग एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग ऑफ अ लेसन, समझ आई, कि पढ़ाने के बजाय ये किस पे ज़्यादा फोकस करता है, स्टूडेंट की लर्निंग पे, समझ आई। इन दिस मेथड टीचिंग द स्टूडेंट्स आर गिवन सेवरल प्रोजेक्ट, क्या हो गया यहाँ पे, अच्छा, इन दिस मेथड ऑफ टीचिंग बच्चा जो होता है ना उसको बहुत सारे प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, एक्टिविटीज़ दी जाती हैं, सिचुएशन दी जाती हैं, आउट ऑफ विच दे मस्ट चूज़ दी प्रॉब्लम, मतलब उनमें से कोई एक उसको चूज़ करना होता है, ठीक है, जिसको वो सॉल्व करना चाहता है। फिर आफ्टर सेलेक्टिंग, जब वो सेलेक्ट कर लेता है, फिर अब बच्चा क्या करेंगे ना सोल्यूशन फाइंड करेगा, लेकिन अपने दम पे, समझ आई, अपने दम पे, यानी खुद करेगा। और यहाँ पे टीचर क्या रहेगा, टीचर यहाँ पे फैसिलिटेटर रहेगा, समझ आई, इसीलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच, समझ आया। इट इज़ अ टीचर फैसिलिटेटेड collaborative or individual approach in which students acquire and apply their knowledge skills to solve problems by using process extended inquiry and research, यानी रिसर्च करता है बच्चा, ठीक है, इंक्वायरी करता है, और फिर क्या करता है, प्रॉब्लम का जो है वो सोल्यूशन निकालता है, ठीक है। और यहाँ पे टीचर जो है वो क्या होता है, फैसिलिटेट करता है, ठीक है। और ये कोलाबरेटिव मीन्स ग्रुपों में भी हो सकती है एक्टिविटी, या फिर एक एक बच्चे की अलग अलग से भी हो सकती है, समझ आया। और यहाँ पे टीचर जो है वो एक्ट एज अ गाइड फैसिलिटेटर रैदर दैन एडुकेटर, ये मैंने आपको बता दिया कि वो सिर्फ उनको मोटिवेट करता है, गाइड करता है, सुजेस्ट करता है, कहीं पे अगर गलती होती है तो वो स्टेप बाय स्टेप उनको बताता है, समझ आई। प्रोजेक्ट मेथड आर्टिकल जो था वो लिखा गया था किलपैट्री के द्वारा, और पब्लिश हुआ था ये 1980 के अंदर, 18 के अंदर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिख के आना लाइन। अब देखो हिंदी वाले बच्चों, बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए मुझे,
वही लिखा है कि किलपैट्रिक का परियोजन विधि लेख जो है वो 1918 के अंदर प्रकाशित हुआ था। तो इसमें मुझे बताने की क्या ज़रूरत है, मैंने तो ऊपर ही बता दिया। समझ आया? तो ये आप पढ़ लेना, ठीक है, कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। और ये वही है, लर्निंग बाई डूइंग के सिद्धांत पर आधारित है। समझ आया? समझ आया? तो वैसे आप ये सारे पॉइंट्स देख लोगे हिंदी माध्यम वाले बच्चे। उसके बाद देखो, ये आपको इंपॉर्टेंट है, दोनों लिखनी है। किलपैट्रिक ने कहा था कि प्रोजेक्ट जो है वो एक होल हार्टेड पर्पसफुल एक्टिविटी होती है, जो कि प्रोसीडिंग होती है एक सोशल इन्वायरमेंट के अंदर, यानी जिसको अपन प्रोसीड करते हैं। समझ आई? यानी परियोजना जो है वो एक सामाजिक वातावरण में आगे बढ़ने वाली एक संपूर्ण उद्देश्यपूर्ण गतिविधि। उद्देश्य मतलब अपना कुछ ऑब्जेक्टिव होगा ना, अपना कुछ ऑब्जेक्टिव होगा ना, कोई पर्पस होगा ना करने का। ऐसे थोड़ी ना फोकट में करेंगे, नहीं। और होल हार्टेड मतलब अपने पूरे मन से। समझ आई? समझ आई? अपने मन से ही करेंगे ना, कि अपने को ना इसके ऊपर एक रिपोर्ट बनानी है, ये कैसे सॉल्व कर सकते हैं अपन। समझ आई? अब पार्कर जी कहते हैं, ए प्रोजेक्ट इज़ अ यूनिट ऑफ एक्टिविटी इन विच पीपल्स आर मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग एंड प्रपोजिंग। मतलब इसमें अपन बच्चे को जो है वो रिस्पॉन्सिबल, यानी बच्चे की फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको सौंप रहे हैं कि तू ही प्लान करेगा, तू ही सारी चीज़ें करेगा। समझ आई? और यही लिखा है कि एक परियोजना गतिविधि की एक इकाई है जिसमें विद्यार्थियों को योजना और उद्देश्य के लिए जिम्मेदार बनाया जाता है। समझ आई? कि वही जो है वो योजना बनाएंगे, वही उस प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे, और फिर वही उस प्लान को एग्जीक्यूट करके प्रॉब्लम का सलूशन जो है वो, यानी उसका फाइंड करेंगे। समझ आया? समझ आया? और ये पार्कर ने कहा था। और ये बच्चों आटी आप दोनों लिख के आओगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगर आपको प्रोजेक्ट मेथड आता है। समझ आई? अब देखो यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे प्रोजेक्ट मेथड के, यानी क्या क्या इसके विशेषताएं, लक्षण, गुण होंगे। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या कहता है कि टेक स्टूडेंट्स बियॉन्ड द क्लासरूम वाल। सच्ची में यस, पहले क्या होता था, क्लासरूम के अंदर पढ़ाता था टीचर, यानी लेक्चर मेथड यूज़ करके। अब ऐसा होएगा नहीं होएगा, क्योंकि अभी अपन को बच्चे को एक एक्टिविटी दे रहे हैं, बच्चा फील्ड में जाएगा, वहाँ पे एक्सपेरिमेंट करेगा, डेटा कलेक्ट करेगा, डेटा को प्रेजेंट करेगा, देन उसके ऊपर रिपोर्ट लिखेगा क्या क्या ऑब्जर्व करा, और देन उसको सबमिट करेगा टीचर को। तो कहाँ हो रहा है, बियॉन्ड द क्लासरूम। समझ आई? कैरिड आउट इन नेचुरल सेटिंग दस मेक्स लर्निंग मोर रियलिस्टिक एंड एक्सपेरिमेंटल। यानी बच्चा जो है वो इसको नेचर यानी प्राकृतिक सेटिंग में जो है वो चीज़ों को कर रहा है, जो भी एक्टिविटी कर रहा है वो, जो भी इसको रिपोर्ट दी है। इससे क्या होगा, जो वास्तविक में उसको लगता है कि अपन वो ज़्यादा फील करता है, मतलब जो लर्निंग है ना वो ज़्यादा उसको रियलिस्टिक लगती है, क्योंकि ये कहाँ पे हो रही है, नेचुरल सेटिंग के अंदर। समझ आया? जैसे वो देख पाता है कि रियलिटी में अच्छा ऐसी चीज़ें होती भी हैं कि नहीं। अपन क्लासरूम के अंदर सारी चीज़ें पढ़ते हैं, लेकिन जब अपन बाहर जाके उनको चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं, अपने को सही लगता है कि नहीं, अपने को ज़्यादा गेन होता है कि नहीं, अपने को क्या होगा, रियलिस्टिक चीज़ें लगती हैं कि नहीं। जैसे मैं आपको बोल दूँ स्टैचू ऑफ यूनिटी के हाथ जो है वो रेड कलर के हैं, आपको रटना पड़ेगा। या मैं बोल दूँ कि ऐसे ग्रे कलर के हैं, ऐसे बोल दूँ, समझ, लेकिन आपने जो वो सुन रखा है। लेकिन अभी अगर आपको वहाँ पे जाके देखना होगा तो आपको ज़्यादा समझ आएगी, कि अभी ज़्यादा समझ आएगी। वो भूलेगा ज़्यादा कि ये भूल जाएगा, वो ज़्यादा नहीं भूलेगा, क्योंकि अपन ना अब उसको नेचुरल सेटिंग में देख के आए हैं। और इन्वेस्टिगेटिव लर्निंग को ये प्रमोट करता है या बढ़ावा देता है। यस, बच्चा जो है वो खुद इन्वेस्टिगेट करता है, यानी खोज करता है। सोल्यूशन टू प्रैक्टिकल रियल लाइफ प्रॉब्लम, यस, निकाल सकता है। फोकस ऑन एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, यस, कि बच्चा जो है वो सक्रिय रूप से शामिल होगा हर एक गतिविधि में। फोकस ऑन स्टूडेंट्स लर्निंग रैदर दैन टीचिंग लेसन्स, ये मैंने आपको बताया था कि लर्निंग पे ज़्यादा बढ़ावा देता है रैदर दैन किस पे, शिक्षण पे। इनक्रेज करता है, डेवलप करता है साइंटिफिक इंक्वायरी, साइंटिफिक एटीट्यूड अमंग स्टूडेंट्स, यस, बच्चे खुद इंक्वायरी करेंगे, खोज करेंगे, ठीक है। और प्रैक्टिकल डूइंग ऑफ थिंग्स होता है, इनहांस सोशल स्किल्स भी बढ़ती हैं। जब अपन क्या करते हैं, जब अपन जाते हैं अलग अलग फील्ड में, तो अपन इंटरेक्ट भी तो करते हैं ना लोगों से कुछ व्यूज़ लेते हैं। समझ आया? तो अपना जो सोशल स्किल्स है वो भी डेवलप होता है। अपन हर एक सोसाइटी के अंदर जाते हैं, वहाँ पे उनका रहन सहन जो है अपन सारा देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो उससे कुछ ना कुछ तो सीखेंगे ना अपन बात करना सीखेंगे कि कैसे बड़ों से बात करनी है, वो सारी स्किल्स डेवलप होंगी ना कहीं कहीं। अब देखो टीचर रोल एज अ फैसिलिटेटर रहता देन एजुकेटर, ये मैंने आपको बता दिया। टीचर यहाँ पे सिर्फ बढ़ावा देता है, सुजेस्ट करता है, गाइड करता है। समझ आई? प्रमोट करता है स्पिरिट ऑफ रिसर्च अमंग स्टूडेंट्स, यानी बच्चे
जो है बच्चे के अंदर एक भावना उत्पन्न करता है कि आप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा खोज करो। समझ आई? एम्फसाइज करता है एन एक्सपेरिमेंटल लर्निंग रेदर दैन रोट एंड मेमोराइजेशन, यानी रट्टा मारने के बजाय और याद रखने के बजाय चीज़ों को एक्सपेरिमेंटली करना, उनको सीखना एक्सपेरिमेंट करके। समझ आई? और लर्निंग एज पर स्टूडेंट्स इंटरेस्ट के हिसाब से होता है, ये मैंने आपको बता दिया। समझ आया? तो ये होते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोजेक्ट। और यही तो अपन में एडवांटेजेस तो लिख सकते हैं। अगर अपने को एडवांटेजेस आ जाता है तो क्या अपन इसको नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं जी। यही तो करेक्टरिस्टिक्स हैं, यही तो गुण है उसके, यही तो फ़ायदे हैं। समझ आया? बस आपको दिमाग लगाना है और हिंदी वाले यहाँ से पढ़ लेंगे। देखो, छात्रों को कक्षा की दीवारों से परे ले जाता है, इसमें क्या एक्सप्लेन करना है अब? ठीक है, खोज सीखने की जो प्रक्रिया है उसको प्रोत्साहित करता है, यानी बढ़ावा देता है। छात्रों की सक्रिय भागीदारी पर ध्यान देता है, यानी एक्टिव पार्टिसिपेशन पर। तो ये आप खुद कर लोगे। चीज़ों का व्यवहारिक कार्य, ये वही आ गया। सामाजिक कौशल बढ़ाता है। ठीक है, तो ये आप देख लेना इसको। और यहाँ पे आपको लगता है कि सेंस बनानी चाहिए आपको, जैसे यहाँ पे सामाजिक कौशल बढ़ाएं नहीं मतलब बढ़ाता है, ऐसे भी लिख सकते हो आप। समझ आ रही है ना आपको? और उसके बाद देखो क्या लिख रखा है कि छात्रों की रुचि के अनुसार सीखना, वही तो था। इसमें क्या एक्सप्लेन करना है? बच्चा जब कर रहा है, खुद एक्टिविटी कर रहा है, तो अपनी इच्छा के अनुसार ही सीखेगा ना। समझ आई? इंटरेस्ट के हिसाब से। अब टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट मेथड किलपैट्रिक ने बोला 4 के होते हैं। एक कंस्ट्रक्टिविस्ट होता है, ठीक है, एस्थेटिक आर्टिस्टिक होता है, अपन देखेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग, और एक और होता है लास्ट, दैट इज़ दी ग्रुप वर्क। समझ आया? अब देखो कंस्ट्रक्टिव प्रोजेक्ट आपने देखा होगा कि यहाँ पे अपन कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे को कुछ प्रोजेक्ट दिया जाता है कि आपको ये चीज़ बनानी है, मॉडल बनाओ, या एक वेल खोदो, या फिर आर्टिकल किसी पे जो है वो आपको लिखना है, या कोई भी और चीज़ बनाओ। तो रचनात्मक परियोजनाएं, तो इसमें पढ़ाना क्या है? मॉडल का निर्माण, कुआं खोदना, या कोई अन्य लेख जो है उसका निर्माण करना। ठीक है, अब देखो उसके बाद एस्थेटिक आर्टिस्टिक, ये याद रखना किसने दी थी? किलपैट्रिक। और ये लिख के आओगे आप, टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। समझ आई? अगर आपको 12 मार्क्स के अंदर आता है तो। उसके बाद देखो एस्थेटिक या आर्टिस्टिक, तो आर्टिस्टिक मीन्स कलाकारी। मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे, ये देखो, ये आपको दिख रहे हैं कुछ? ये आप देखो, माइंड मैप देखा है कभी? माइंड मैप। तो ये अपना क्या है? ये अपना कहीं ना कलाकारी शो कर रहे हैं। ये कलाकारी ही तो है। प्रोजेक्ट फाइल बना दी ऐसे करके, ये देखो नक्शा बना दिया, मैप। ठीक है, तो यही तो है अपना आर्टिस्टिक या एस्थेटिक बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, और ये अपना किसने कहा था? किलपैट्रिक ने, कि 4 में अपन विभाजित कर सकते हैं किसको? प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़ को, या मेथड जो है उसको। ठीक है, और ये एक्टिविटीज़ के हिसाब से था। तो इसमें आ जाता है प्रोजेक्ट रिलेटेड टू दी एस्थेटिक फील्ड ऑफ लाइफ, म्यूजिकल प्रोग्राम, एप्रिसिएशन ऑफ पोइम्स, स्केच बुक्स, वही है मैंने आपको जो अभी दिखाया। तो ठीक है, तो सौंदर्य शास्त्र जिसको अपन कलात्मक भी कहते हैं। ठीक है, तो ये वही आएगा। उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक प्रॉब्लम दी जाती है, आपको उसका सोल्यूशन फाइंड करना होता है कि अपन इसको कैसे जो है वो अपनी सजेशन देनी होती है। ठीक है, तो अपन वहाँ पे जाते हो पहले। ठीक है, जैसे अपन किसी एरिया में जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं, तो अपन देख सकते हैं कि इनकी जो रहने का जो स्थिति है इसको अपन कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसके ऊपर रिपोर्ट बना दी। पहले आपने फील्ड विजिट करा, लोगों से इंटरेक्ट करा। ठीक है, और फिर जाके अपना जो है वो पूरा एक रिपोर्ट के अंदर लिख के सबमिट करवा दिया। सॉइल इरोजन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वही आ गया समस्या का समाधान। एंड देन आ जाएगा ग्रुप वर्क, यानी समूह कार्य। तो यहाँ पे आपको जो है एक टीम बनाई जाती है, या क्लास को ग्रुप में विभाजित किया जाता है, फिर आपको एक काम सौंपा जाता है, फिर आप उस काम को जो है वो पूरा करते हो अपने दम पे, यानी खुद। समझ आया? जैसे तवी नदी प्रदूषण के स्रोत, यानी जो ग्रुप वर्क दिया गया आपको कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिखनी है, सोर्सेस एंड काजेस क्या हैं तवी रिवर पोल्यूशन के, या फिर विजिट करो टू अ पोल्यूटेड साइट और उस पर एक रिपोर्ट या प्रोजेक्ट वर्क लिखो। समझ आया? या उस पर प्रोजेक्ट करो, कैसे मिटिगेट कर सकते हैं, क्यों इतना ज़्यादा पोल्यूशन है वहाँ पे, या फिर जो अपन पोल्यूटेड साइट का इंडस्ट्रियल एरिया में चले जाते हो आप। समझ आई? तो ये ग्रुप वर्क आ गया। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे स्टेप्स कौन कौन से होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको एग्जाम के अंदर लिखना है। तो सबसे पहले अपन को ये लिखनी है साइनॉप्सिस, क्या लिखनी है? ये वाला फ्लो चार्ट, कि सबसे पहले ना अपन एक सिचुएशन जो है वो क्रिएट करते हैं। जो अपन सिचुएशन हो गया, प्रॉब्लम हो गया, या वर्क जो बच्चों को देना है। फिर क्या करते हैं अपन? सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट कौन करेगा? बच्चा करेगा ना, क्योंकि अपन यहाँ पे बच्चे को फुल फ्रीडम दे रहे हैं कि बच्चा जो है वो अपनी चॉइस के हिसाब से जो उसको अच्छा लगता है वो चूज़ कर सकता है।
फिर प्लान करेंगे, प्लान करेगा कौन करेगा, मेरे को ये बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। तो बच्चा करेगा, क्योंकि ये टोटली किसका है, स्टूडेंट सेंटर्ड है। एग्जीक्यूशन भी वही करेगा। यहाँ पे टीचर मैंने बताया कि सिर्फ फैसिलिटेटर है, बस वो आपको देखेगा सिर्फ, ठीक है, स्टेप स्टेप पर गाइड करेगा। समझ आई। एग्जीक्यूशन होता है, अब अपन क्या करेंगे, उसको एग्जीक्यूट कर देंगे और देन इवेल्यूएट भी करेंगे ना। इवेल्यूएट यानी जो आपका रिजल्ट आएगा, और बाद में रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग आ जाएगा। समझ आया। रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग, इंग्लिश वाले लिखते ना यहाँ पे रिपोर्टिंग। समझ आया। उसके बाद देखो सिचुएशन को क्रिएट करना। तो यहाँ पे क्या होता है ना, टीचर क्रिएट्स दी प्रॉपर सिचुएशन टू द स्टूडेंट्स इन द क्लास एंड ही गिव्स देम द डिटेल नॉलेज अबाउट द मेथड ऑफ प्रोजेक्ट, लाइक क्या क्या प्रोसीजर होंगे अपने, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, क्या क्या इसके यूजेस होंगे। समझ आया। तो पहले तो बहुत सारी सिचुएशन जो है वो टीचर्स उनके सामने रखेगा कि आप इनमें से चूज़ करो क्या क्या पे आप स्टडी करना चाहते हो। तो टीचर को जब ये सिचुएशन क्रिएट करनी है या प्रॉब्लम बतानी है ना, तो पहले तो बच्चे के जो है वो नीड्स, इंटरेस्ट, एबिलिटीज़ को जांचना ज़रूरी है। समझ आई। अब मैं दे दूं किसी बच्चे को कि तुम्हें डीएनए निकालना है, किसका डीएनए निकालना है, बैक्टीरिया का, ठीक है, और उस पर प्रोजेक्ट वर्क करना है। तो क्या ये 8th क्लास का बच्चा कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। तो मेरे को पहले जानना भी है ना उसकी नीड्स, इंटरेस्ट, एबिलिटीज़ कितनी है, उसकी काबिलियत कितनी है। समझ आई। बिफोर क्रिएटिंग या फाइनलाइजिंग एनी सिचुएशन या प्रॉब्लम। समझ आया। द प्रोजेक्ट एक्टिविटी सिचुएशन प्रॉब्लम शुड बी एज पर स्टूडेंट नीड, ये मैंने आपको बता दिया। और ये उन पे थोपना नहीं है कि तुम इसको करो ही करो। डीएनए, तुम 8th क्लास के बच्चे, तुम डीएनए निकालो ही निकालो, इस पे प्रोजेक्ट चाहिए मुझे कल, ऐसा होएगा नहीं, होएगा ना। ठीक है। एंड इंस्टेड इट शुड बी पर्पसफुल और सिग्निफिकेंट होना चाहिए, यानी पर्पस के हिसाब से होना चाहिए। और पीपल्स आर ब्राट टू फेस विद दी सिचुएशन, और यहाँ पे बच्चों को जो है वो सिचुएशन उनके सामने ला के खड़ा कर दिया जाता है कि चूज़ कर लो जो आपको करना है। समझ आई। अब देखो इसमें हिंदी में क्या बताना है, तो वही जो ऊपर बोला, ठीक है, लिख लेना, ठीक है, और उतार लेना। समझ आया। वही आ गया कि शिक्षक कक्षा में छात्रों के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण करता है, ठीक है, और वो उनसे जो है वो परियोजना जो है, यानी अपना जो प्रोजेक्ट है उसके रिलेटेड जो भी प्रक्रिया है, चरण, जो स्टेप्स होंगे उनके बारे में जो हो थोड़ा सा बताता है कि आपको क्या क्या करना है, कैसे करना है। समझ आया। और ये वही आ गया कि शिक्षक को छात्रों की ज़रूरतें, रुचियाँ, क्षमताओं की खोज करनी चाहिए। किससे पहले कोई भी परिस्थिति जो है वो बच्चों को देने से पहले। ठीक है। तो ये वही आ गया, ठीक है, बच्चों के अनुसार होनी चाहिए, ठीक है, और उन पर कभी थोपी नहीं जानी चाहिए, ठीक है, और उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए और महत्वपूर्ण होनी चाहिए। ये पॉइंट कुछ नोट रखने हैं टीचर को। समझ आई। अब देखो सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम, अब बच्चा यहाँ पे क्या करेगा, सिलेक्शन करेगा, ठीक है, और यहाँ पे टीचर जो है वो गाइड भी करेगा कि आप जो है वो इस प्रकार की एक्टिविटी चूज़ कर सकते हो। समझ आई। तो यही आ गया, द टीचर हेल्प द स्टूडेंट्स चूज़ एंड सेलेक्ट द प्रॉब्लम एंड गाइड करेगा उनको। और यहाँ पे बच्चे के पास फुल फ्रीडम है एज़ पर नीड्स, इंटरेस्ट एंड एबिलिटी के हिसाब से, काबिलियत, रुचि, ज़रूरत के हिसाब से वो प्रॉब्लम चूज़ कर सकते हैं, उसका चयन कर सकते हैं। समझ आया। एज स्टूडेंट सेलेक्ट दी सिचुएशन, जैसे ही बच्चा सेलेक्ट कर देता है, अब टीचर जो है उसको ये भी देखना है कि जो इसने प्रोजेक्ट चूज़ करा क्या उसकी यूटिलिटी है। समझ आई। या फिर जो रियल वर्ल्ड नीड है लर्नर की, वो कहीं ना कहीं सेटिस्फाई हो रही हैं कि नहीं, या क्या बच्चे की कैपेसिटी के अनुसार है कि नहीं, क्या वो उसको कर पाएगा कि नहीं। तो ये टीचर को क्या करना है, देखना है। समझ आई। समझ आई। ये भी आपको किस में आ जाएगा, सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम। तो समस्या का चयन, वही शिक्षण छात्रों को समस्या चयन चुनने में और चुनने में मदद करता है। वही आ गया, छात्रों को समस्या चुनने में मदद करता है और उनका जो है वो मार्गदर्शन करता है, यानी उनको गाइड करता है। और छात्रों को अपनी आवश्यकताओं, रुचि और क्षमताओं के अनुसार समस्या चुनने की पूरी स्वतंत्रता है, यानी उनके पास फुल हक है। समझ आया। जैसे कि छात्र स्थिति को चयन करता है, कर लिया उसने, शिक्षक को ये देखना चाहिए कि चुनी हुई या चुनी गई परियोजना, जो भी उसने प्रोजेक्ट सिचुएशन चूज़ करी है, वो उपयोगिता है उसकी कि नहीं है, संतुष्ट यानी सेटिस्फाई होगा कहीं ना कहीं कि नहीं होगा, यूटिलिटी है कि नहीं है। और जो शिक्षार्थी हैं, क्या वो वास्तविक में दुनिया की आवश्यकता है कि वास्तविक नहीं, मतलब जो 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 हमारी क्या है परियोजना है, क्या उसकी वास्तविक में दुनिया को आवश्यकता है या नहीं। या ऐसे लिख दो कि वास्तविक
क्या उसकी वास्तविक में दुनिया में आवश्यकता लिख देना यहाँ पे, ठीक है कि नहीं, यानी रियल वर्ल्ड में उसकी कुछ नीड है भी या नहीं, जो प्रॉब्लम चूज़ करी है किसने, शिक्षार्थी ने। समझ आई। और सफलता पूर्वक के किए जाने वाले शिक्षार्थी की क्षमता के भीतर है या नहीं, मतलब क्या वो उसको सक्सेसफुली अचीव कर पाएगा या सॉल्व कर पाएगा कि नहीं, वो भी अपने को चेक करना है, ठीक है। तो हिंदी अपना थोड़ा यहाँ पे देख लेना, ठीक है, हो सकता है कहीं पे मिस टाइप हुआ हो, ठीक है। उसके बाद देखो अपन क्या करेंगे, प्लानिंग, और यहाँ पे प्लानिंग अगेन किसके हाथ में होगा, किसके हाथ में होगा, स्टूडेंट के हाथ में। The teacher listen to the opinions of the students about problem and the teacher will discuss about the problem in various angles and points to the students। समझ आई। वो उस प्रॉब्लम के बारे में बताएंगा भी, क्योंकि गाइड कर रहा है ना, वो गाइड कर रहा है ना। हेयर टीचर एक्ट एज ओनली अ गाइड एंड फैसिलिटेटर, बट एक्चुअल प्लानिंग जो है वो किसके द्वारा कैरी की जाएगी, बच्चों के द्वारा। वही सोचेंगे अपने को कैसे करना है, कैसे इस टारगेट, इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है जो अपने को प्रोजेक्ट मिला है। डिस्कशन इनकरेज्ड एंड अलो स्टूडेंट्स टू एक्सप्रेस देयर व्यूज़ एंड सजेशन, और यहाँ पे बच्चे अपने जो भी अपना ग्रुप होगा, हर एक ग्रुप का बच्चा अपना अपना व्यू रखेगा। समझ आया, समझ आया। योजना तो इसमें हिंदी में बताने की ज़रूरत नहीं है, देख लेना इसको हिंदी वाले, ठीक है। अब देखो एग्जीक्यूट करेंगे, प्लानिंग हो गया, ठीक है, यानी अपन लोगों ने योजना तो बना ली, अभी अपने को एग्जीक्यूट करना है, ठीक है, यानी निष्पादन, जिसको अपन क्रियान्वयन कहते हैं, ठीक है। तो प्लान रेडी हो चुका है, अब स्टूडेंट जो है वो वर्क करना शुरू कर देंगे, अपना जो प्लान है उसको प्रैक्टिस में पुट कर देंगे, यानी उसको लागू कर देंगे, चालू कर देंगे, उस पर काम करना शुरू कर देंगे। एंड इन्वॉल्व्स द असाइनिंग ऑफ ड्यूटीज़, अब अलग अलग जो ग्रुप में बंदे होंगे, बच्चे होंगे, उनको उनके इंटरेस्ट और कैपेसिटी के हिसाब से काम सौंपा जाएगा, जिसके अंदर कलेक्शन ऑफ रेलिवेंट मटेरियल आता है जो कि रिलेटेड होता है अपना प्रॉब्लम के। अलग अलग जगहों को विज़िट करो, ठीक है, मैप को देखो, अगर लाइब्रेरी में कुछ बुक्स हैं या फिर कोई पहले प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनी हुआ है उनका रिव्यू करो, उनको देखो कि कैसे करा था उन्होंने। ऑब्जर्विंग स्पेसिमेन एट्सेट्रा, ठीक है। तो अपन यहाँ पे ये सारी चीज़ों की हेल्प लेते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं, तो ये एग्जीक्यूशन आ जाएगा, यानी अभी अपन जो अपना प्लान बनाया था उसको पुट करेंगे इनटू प्रैक्टिस, उसके अनुसार कार्य करेंगे। समझ आई, ताकि अपना जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन फाइंड कर सके अपन। समझ आया। द टीचर शुड गिव स्टूडेंट्स इनफ टाइम देना चाहिए, किसको, टीचर को शुड इनफ, मतलब बच्चों को जो है इतना टाइम देना चाहिए, इतनी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए ताकि वो बच्चे जो हैं वो अपना प्लान एज़ पर नीड, स्पीड, इंटरेस्ट एंड एबिलिटी के हिसाब से एग्जीक्यूट कर पाएँ। ये नहीं है कि आज मैंने प्रोजेक्ट दिया कल मुझे ये फाइल चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। बच्चों को थोड़ा टाइम देना चाहिए ताकि बच्चे प्रॉपर तरीके से उस चीज़ को कंप्लीट कर पाएँ। द टीचर शुड सुपरवाइज एंड गाइड द स्टूडेंट्स, ठीक है, टू प्रिवेंट वेस्ट ऑफ मटेरियल एंड टू गार्ड एक्सीडेंट्स। वही आ गया कि अगर कहीं पे कुछ ऐसी लगता है कि कहीं पे तो गड़बड़ हो सकती है, ये ज़्यादा वेस्टेज ना हो रिसोर्सेज की, उसको भी सुपरवाइज़ करना किसका काम है, टीचर का। समझ आई। तो वही आ गया ये आप देख लोगे यहाँ पे। अब इवैल्यूएशन करेंगे, अपन ने जो है वो सारी चीज़ें कर ली, अभी अपन क्या करेंगे, इवैल्यूएशन करेंगे, उसका मूल्यांकन करेंगे, ठीक है, यानी असेसिंग करेंगे जो अपना रिजल्ट आएगा, आउटकम क्या रहेगा अपना वर्क का, जो भी रहा उसको अपन क्या करेंगे, असेस करेंगे, यानी उसका आंकलन करेंगे। और ये टीचर भी कर सकता है और दोनों स्टूडेंट भी करेंगे। क्यों, क्योंकि स्टूडेंट भी देखेगा कि जो मेरा रिजल्ट था क्या वो कहीं ना कहीं मेरे ऑब्जेक्टिव्स के साथ मैच कर रहा है कि नहीं, जो अपना सेट गोल था क्या उसके अनुसार है कि नहीं। तो वही आ गया एंड इवेल्युएट वेदर द ऑब्जेक्टिव इज़ अचीव्ड आर नॉट, कि जो अपना उद्देश्य था वो अचीव हुआ कि नहीं, ठीक है। अब देखो असेसमेंट ऑफ द एक्टिविटीज़ कैरिड आउट बाय द लर्नर वेदर दे आर कैरिड आउट इन अकॉर्डेंस विद प्लान आर नॉट, मिस्टेक्स कमिटेड आर नोटेड, मतलब गलतियाँ जो करी हैं वो भी नोट की जाएंगी, ठीक है, क्या प्लान के अनुसार ये सारी चीज़ें कैरी आउट करी गई हैं कि नहीं, ठीक है, वो देखा जाएगा, उनका आंकलन होगा। और इवैल्यूएशन ऑफ द प्रोजेक्ट जो है वो इज़ डन इन द लाइट ऑफ प्लान के हिसाब से, डिफ़िकल्टी इन एग्जीक्यूशन, और उसका जो रिज़ल्ट अचीव हुआ है वो सारी चीज़ों का क्या किया जाता है, मूल्यांकन। वही हिंदी में आपको लिखना है यहाँ पे, ठीक है, कि उद्देश्य प्राप्त हुआ या नहीं, उसका आंकलन करना है, ठीक है, जो शिक्षार्थी यानी बच्चों के द्वारा गतिविधियाँ की गई हैं उनका आंकलन करना, ठीक है, वही चीज़ों का अपन देखते हैं यहाँ पे। और लास्ट में अपन क्या कर देते हैं, रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग। समझ आई।
क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग, यानी अपन क्या कर देते हैं, रिकॉर्ड फाइल बना के क्या करते हैं, फाइल बना के उसमें अपन हर एक चीज़ लिख देते हैं कि अपन ने कौन कौन से स्टेप फॉलो करे, कौन कौन सी जगह विजिट करी, एकदम सिस्टमेटिकल तरीके से। समझ आई। ये देखो, इसमें टाइटल ऑफ द प्रॉब्लम जिसके ऊपर अपने स्टडी करी, प्लान क्या था आपका, कैसे एग्जीक्यूट करा, कौन कौन से मटेरियल यूज़ करे, कौन कौन सी मेथड यूज़ करे, कलेक्शन ऑफ डेटा कैसे करा, प्लेस कौन कौन से विजिट करे, और भी जो पॉसिबल डिटेल होती है वो सारी अपन इसमें लिखते हैं और एक फ़ाइल बनाते हैं, और लास्ट में उस फाइल को अपन क्या कर देते हैं, सबमिट कर देते हैं टीचर को। समझ आई। तो इससे अपना क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अपना सारा कंप्लीट हो गया प्रोजेक्ट वर्क। समझ आई। ये आप देख लोगे यहाँ से। और ये अपना ऐसे करके कुछ एक आ गया सैम्पल यहाँ पे। अब देखो, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, यानी एक जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है उसका जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसका जो संगठन होता है, संगठन बोल लो या फिर अपन उसको जो ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है, एक प्रॉपर लॉजिकल सीक्वेंस होता होगा ना, कोई एक ऑर्डर होता होगा। जैसे अपन पहले टाइटल लिखते हैं, नाम लिखते हैं कि अपना किसके ऊपर अपन ने प्रोजेक्ट करा, फिर एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं, यानी थोड़ा सा समरी लिखते हैं, आप लिखते हैं ना छोटा सा ऊपर, या ऊपर नाम होता है उसके नीचे एक बॉक्स बना होता है उसमें समरी होती है थोड़ी। फिर इंट्रोडक्शन लेते हैं, ठीक है, लिखते हैं सॉरी, और मटेरियल और मेथड कौन सा यूज़ करा आपने, ऑब्जर्वेशन जो भी आपका था वो भी लिखते हो, आपने क्या ऑब्जर्व करा, क्या रिजल्ट रहा आपका, ठीक है, और फिर रिजल्ट आ जाएगा अपना, ठीक है। और इसमें वही आएगा ऑब्जर्वेशन में, जैसे आपने कोई फील्ड विजिट करा, वहाँ पे क्या क्या देखा, फिर आपका रिजल्ट आ जाएगा। देन अपेंडिक्स एंड बिब्लियोग्राफी, ये अपना क्या होता है, ये क्या होता है, बिब्लियोग्राफी होगा ये, BIBLOGRAPHY। समझ आई। तो ये इसका फॉर्मेट होता है, ठीक है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट का। और ये भी आप जो है वो साइनॉप्सिस अगर आता है क्वेश्चन लिख के आओगे। एडवांटेजेस क्या हैं, तो भाई जो एडवांटेजेस अपन ने ऊपर देखे वही तो हैं, जो अपन ने करेक्टर पढ़े थे वही तो हैं। क्या पढ़ा था, सेल्फ लर्निंग को इन्हांस करता है, यस, लर्निंग बाय डूइंग, कोऑपरेटिव एक्टिविटी, ग्रुप एक्टिविटी होगा, ये ग्रुप इंटरेक्शन होगा, ठीक है, यानी बच्चे जो है वो ग्रुप में, उनके अंदर जो सहयोगी की जो स्किल है, कौशल है, वो बढ़ता है। समझ आई। एक दूसरे के साथ काम करने की जो उनके अंदर काबिलियत है या हुनर है, उसका क्या होता है, उसमें बढ़ावा होता है। समझ आई। प्रमोट कोऑपरेशन एंड सोशल पार्टिसिपेशन, और ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग होता है, जो उन्होंने क्लासरूम के अंदर सीखा होगा कहीं ना कहीं वो अपना नॉलेज स्किल का तो अप्लाई कर रहे होंगे ना उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में, तो कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग हो रहा है ना। डेवलप सोशल नॉर्म्स, सोशल वैल्यूज़ अमंग स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको बता दिया, बताने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे होता है, ठीक है। और स्टिमुलेट कंस्ट्रक्टिव एंड क्रिएटिव थिंकिंग, बच्चों के अंदर आएगा, बच्चा बोलेगा कि मैं इसको कैसे कंप्लीट कर सकता हूँ, तो वो कुछ क्रिएटिव रचनात्मक तरीके से सोचेगा। डेवलपिंग करेक्टर एंड पर्सनैलिटी बढ़ेंगी, यस, क्योंकि अगर बच्चे के पास ये, अगर बंदा खुद से कुछ चीज़ सॉल्व करता है तो क्रिएटिविटी, करेक्टर, पर्सनैलिटी, ये सारी चीज़ें विकास तो होता है ना। डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर होता है, यानी बच्चे के हिसाब से होता है, ठीक है, बच्चा खुद करता है। प्रमोट अलर्टनेस एंड एक्टिवनेस भी बढ़ती है उसके अंदर, ओ अच्छा मेरे को ये करना है कंप्लीट, ठीक है, तो अलर्ट रहेगा ना वो। अगर दूसरा करके देगा कोई तो बच्चा खुद मेहनत ही नहीं करेगा ना। समझ आई। तो एक्टिव रहने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन इसमें बच्चे को खुद करना है ना, तो बच्चे को तो एक्टिव रहने पड़ेगा ना, तो ये इसका मतलब बच्चे को एक्टिव रखता है। सेटिस्फाई साइकोलॉजिकल नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ लर्नर, जैसे अपन ने देखा कि लेक्चर कम डेमोस्ट्रेशन में क्या हो रहा था, साइकोलॉजिकल नीड्स नहीं हो रही थी, उसको इग्नोर किया जा रहा था, इंटरेस्ट बच्चे के क्या हो रहे थे, इग्नोर। लेकिन यहाँ पे ना बच्चे के इंटरेस्ट के हिसाब से उसको अपन पूरा हक दे रहे हैं प्रॉब्लम चूज़ करने का। एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज कर सकता है जी, एंड एक्टिव लर्निंग होती है। तो ये इसके एडवांटेजेस आगे, जितना मर्जी एक्सप्लेन कर दो इनको आगे, ये आप पढ़ लोगे यहाँ पे कि छात्रों के बीच सामाजिक मानदंडों और सामाजिक जो मूल्य होते हैं उनको विकसित करता है, ठीक है। और सीखने का जो है वो स्थानांतरण होता है, यानी ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। सहयोग और सामाजिक भागीदारी को बढ़ावा देता है ये, ठीक है। और ये भैया आप लिख दोगे इसमें क्या है कि करके सीखने को बढ़ावा, ठीक है। सब शिक्षा को बढ़ाए, सेल्फ लर्निंग जो होता है, बच्चा जो है वो खुद सीखने की जो होती है उसके अंदर वो भी जो है स्किल डेवलप होती है। समझ आया। इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, लिमिटेशंस, क्या अपन हर एक टॉपिक जो है वो प्रोजेक्ट मेथड से पढ़ा सकते हैं, नहीं। समझ आई। और ये नॉन सूटेबल है, नॉन एप्लीकेबिलिटी टू ऑल टॉपिक्स, यानी हर एक टॉपिक नहीं पढ़ा सकते अपन। टाइम टेबल जो है वो अपसेट हो जाता है, अगर प्रोजेक्ट वर्क करना पड़ेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, फील्ड विजिट,
जब अपन फील्ड विजिट में जाएंगे ना तो पूरा डे वेस्ट होएगा, बाकी सब्जेक्ट का क्या होएगा, टाइम टेबल अपसेट हो जाएगा। समझ आया। एक्सपेंसिव मेथड होता है, जब अपन फील्ड में विजिट करेंगे इक्विपमेंट्स चाहिए अपने को, समझ आई, गाड़ी चाहिए जाने को, समझ आई, तो एक्सपेंसिव मेथड भी है, टाइम कंज्यूमिंग है। समझ आया। डिमांड स्किल्ड एंड ट्रेन टीचर, अगर अपने को ये प्रोजेक्ट मेथड करना है, बच्चे को अगर प्रोजेक्ट कराना है ना तो टीचर भी जो है वो काबिल होना चाहिए, हुनर होना चाहिए, ट्रेंड होना चाहिए। समझ आई। टाइम कंज्यूमिंग मेथड बता दिया। डिफ़िकल्ट फॉर टीचर, अब क्या 40 बच्चे हैं, एक टीचर होता है, ये 40 बच्चों को सुपरवाइज़ कर सकता है? नहीं ना, नहीं ना। तो दैट्स लिखा हुआ है कि डिफ़िकल्ट फॉर अ टीचर टू प्रॉपरली गाइड एंड सुपरवाइज द होल क्लास। असेसमेंट चैलेंजेस भी होता है। अब अपन क्या कर रहे हैं, ग्रुप में एक्टिविटी दे रहे हैं, 4 बच्चों का एक ग्रुप था, 4 का एक था। अब अपन ना ये असेस नहीं कर पाएंगे कि इन 4 में से सबसे ज़्यादा किसने परफॉर्म करा अच्छा, ये सबसे ज़्यादा किसका योगदान है। समझ आई। तो डिफ़िकल्ट टू असेस या मेज़र द इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन एंड आउटकम्स एक्यूरेटली। और रिसोर्स की इंटेंसिव, यानी अपने को ना बहुत ज़्यादा रिसोर्स चाहिए, मटेरियल, इक्विपमेंट्स, टेक्नोलॉजी एट्सट्रा। समझ आया। और इसी के साथ अपना हो जाता है डिसएडवांटेजेस, लिमिटेशंस खत्म। और हिंदी वाले बच्चे पार्टी आप वहीं से उतार लोगे, कुछ नहीं है, महंगा तरीका है, टाइम टेबल गड़बड़ा जाता है। ठीक है, सभी विषयों के लिए ये गैर उपयुक्त है, यानी अपन इसका यूज़ नहीं कर सकते हर एक टॉपिक बढ़ाने के लिए। और कुशल, और इसके लिए अपना एक स्किल्ड टीचर चाहिए, समय लेने वाली विधि है। और एक शिक्षक के लिए पूरी कक्षा को ठीक से यानी मार्गदर्शन करना और पर्यवेक्षण करना मुश्किल होता है। ये मैंने आपको बता दिया। मूल्यांकन में भी चुनौतियाँ होती हैं कि बच्चे का व्यक्तिगत योगदान कितना है। अपन 4 बच्चों को एक दे रहे थे, अब इन 4 में से सबसे ज़्यादा योगदान किसका अपने को कैसे पता चलेगा, नहीं चलेगा ना। संसाधन गहन वही आ गया कि अपने को ज़्यादा यहाँ पे क्या चाहिए, सामग्री, उपकरण, ये सारी चीज़ों का उपयोग होता है। और इसके लिए अपने को ना पैसा भी तो खर्चना पड़ेगा, पैसा खर्चना पड़ेगा कि नहीं। दैट्स इट। और आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, गला बैठ गया मेरा, और अभी आपको इसीलिए थोड़ा टोन में भी चेंज आ गया होगा, क्योंकि 1 घंटा 6 मिनट हो गए। ठीक है, तो बस आपको एक ही काम करना है। क्या काम करना है वो मैंने आपको बता दिया कि आपको जुड़े रहना हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, और पॉइंट नंबर 2, ठीक है, आप जो है अभी चलेगा ये किसके हिसाब से, डिमांड के हिसाब से, क्योंकि टाइम बहुत कम है। ठीक है, तो जो आप टॉपिक आपको चाहिए अर्जेंट बेसिस पे बस बताओ। ठीक है, उसी का मटेरियल जो आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको। ठीक है, और बाकी मैं अपने अनुसार भी जो है वो टॉपिक अपलोड कर दूंगा जो मुझे लगता है कि आने के चांसेस हैं। ठीक है, सो बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।